हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत। आई एम सूरज और आज हम कंटिन्यू करेंगे द लेक्चर ऑन एल्गोरिथम फ्लो चार्ट्स एंड कोडिंग, जो कि कंटिन्यूएशन होगा लेक्चर नंबर 34 का, जिसमें हमने बेसिक्स देखा था कि एल्गोरिथम क्या है, फ्लो चार्ट क्या है, डिसीजन मेकिंग के फ्लो चार्ट में किस तरीके से हम डिनोट करते हैं। सारे बेसिक्स जो कवर किए गए थे हम उस पर आज बिल्डअप करेंगे और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं एल्गोरिथम्स का, फ्लो चार्ट्स का, जो हमारे कॉमन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए, और किस तरीके से हम उनके लिए कोड लिख सकते हैं। राइट, बिफोर वी जंप इनटू दैट, हम एक क्विक रिकैप देख लेंगे ऑफ एल्गोरिथम्स फ्लो चार्ट्स का, और हम एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे हाउ एल्गोरिथम फ्लो चार्ट कुड बी यूजफुल। राइट, तो शुरू करते हैं। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, थिंकिंग लाइक अ प्रॉब्लम सॉल्वर। राइट, एल्गोरिथम्स फ्लो चार्ट, इन सब की जरूरत क्यों है और ये क्या है, एक क्विक बेसिक रिकैप देख लेते हैं। राइट, व्हाट इज एन एल्गोरिथम? एल्गोरिथम इज जस्ट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो भी आपको टास्क अचीव करना है उसके लिए। राइट, अब क्योंकि हम सारे इंडियंस हैं तो एक स्टार्ट करते हैं टी के एग्जाम्पल के साथ। राइट, तो अगर मैं आपसे कहूं कि चाय बनानी है, उसकी रेसिपी क्या है, उसके एल्गोरिथम क्या होगा, तो हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस अगर उसका लिखना चाहें तो स्टार्ट करेंगे कि एक पतीला लीजिए, उसमें पानी डालिए। स्टेप 1 हो जाएगा कि पतीला लीजिए। स्टेप 2 हो जाएगा उसमें पानी डालिए। स्टेप 3 उसमें चाय पत्ती डालिए। स्टेप 4 आपको जो भी मसाला पसंद हो, इलायची, अदरक, आप वो डालिए। स्टेप 5 लेट इट बॉईल। स्टेप 6 उसमें दूध डालिए। स्टेप 7 उसको लेट इट सिमर। स्टेप 8 वंस इट बॉइल्स इट्स रेडी एंड सर्व इट। ये हो गया हमारा एल्गोरिथम टू मेक टी। राइट, तो क्या किया हमने हमने एक जो प्रॉब्लम था उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा और एक एक स्टेप करके उसे सॉल्व कर लिया। राइट, और फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट बस उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। जो भी हम स्टेप्स करना चाह रहे हैं, जो भी हम डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, उन सबको अगर हम विजुअली दिखाए तो वो बन जाता है हमारा फ्लो चार्ट। राइट, अब इसकी जरूरत क्यों है कि कोई भी एक बड़ा सा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है उसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में तोड़े और एक स्टेप को एक बार में टैकल करें, तो वो बड़ा प्रॉब्लम एक कई छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, कई छोटे छोटे स्मॉलर प्रॉब्लम्स में जो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे उसमें टूट जाता है। और वेंस यू हैंडल दैट, आप एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हो। राइट, और इसका एक और एडवांटेज ये होता है कि इट अलाउज यू टू क्रिएट प्रोग्राम्स आउट ऑफ दैट। अब आप कहेंगे कि हम तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, हमें एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट्स और कोड की क्या जरूरत है। राइट, तो हम इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। राइट, कि एल्गोरिदम को एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से यूज किया जाएगा। अब अगर मैं कहीं कुछ गलत अजम्पशंस ले रहा हूं तो फॉरगिव मी फॉर दैट, आई एम जस्ट एन आईटी एम्प्लॉय। राइट, तो अब अगर मेरा कोई अजम्पशन गलत है, जिसका करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो आपको एक प्रॉब्लम मिला है जो कि इंडिया का बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और अभी करंट ट्रेंडिंग टॉपिक भी है, कि बारिश आई नहीं कि रोड पर गड्ढे हो गए। राइट, तो अभी मॉनसून सीजन आया और रोड पे डजनों गड्ढे मिलने लग जाते हैं। आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आपको गोल अचीव करना है कि आपको चूज करना है कि कौन से रोड्स को रिपेयर किया जाए, क्योंकि आपके पास है लिमिटेड बजट। अब इस लिमिटेड बजट में आप कौन से रोड्स को टारगेट करें ताकि मैक्सिमम पब्लिक बेनिफिट हो सके। राइट, अब आपके पास इनपुट डेटा क्या क्या हो सकता है? आपके पास होगा कॉस्ट ऑफ रिपेयर, एक रोड को रिपेयर करने में कॉस्ट क्या जाती है। आपके पास होगा पॉपुलेशन कितना सर्व करेंगे और उसका रिस्क स्कोर क्या है। आपके पास होगा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द रोड। राइट, अगर एक कोई रोड है जो नेशनल हाईवे है और कई बड़े बड़े एरियाज को कनेक्ट करता है, राइट, दो बड़ी सिटीज को कनेक्ट करता है, बिजनेस पाथवे है, या एक रोड है जो दो छोटे गांव कनेक्ट करता है। अब ये हर चीज का अपना अलग स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हो सकता है। अगर बॉर्डर एरिया पे रोड है तो वो नेशनल सिक्योरिटी का मैटर हो सकता है। इसी तरीके से हर रोड का एक अपना एक अलग स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होगा। राइट, तो आपको इस चीज के लिए एक एल्गोरिथम डिजाइन करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो उसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। नाउ आप लेंगे हर एक रोड के लिए कैलकुलेट करो इम्पैक्ट कितना क्रिएट कर रहे हैं, डिवाइड बाय कॉस्ट, तो आपको उससे मिल जाएगा उसका बेनिफिट कितना है। राइट, अब आप इसको सॉर्ट करेंगे कि सबसे जिसका ज्यादा हाईएस्ट रेशियो है बेनिफिट का, हम उसको टारगेट करना चाहेंगे। बट आपके पास एक कंस्ट्रेंट है जो है बजट, तो आपको वो चूज करना है कौन सा रोड का बनाने का कॉस्ट मेरे बजट से कम हो। राइट,
तो जो जिस भी रोड का कॉस्ट ज्यादा आ जाता हो वो तो ऑलरेडी एक्सक्लूड हो चुका है, आप उसमें हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास बजट नहीं है। तो अंडर बजट जो आपके पास है उसमें सबसे बेस्ट कौन सी चीज आपको हाईएस्ट इम्पैक्ट देगी, राइट? अब इसमें जिसमें ज्यादा बजट है वो स्किप कर दो, और आप ऐसा करते जाएंगे मल्टीपल। अब सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज करना भी होगा ना, कि हो सकता है कि कुछ रोड्स को मिला के ज्यादा बेनिफिट मिल जाए, राइट? तो जब तक बजट एग्जॉस्ट नहीं होता हम सारे के सारे उन रोड्स को बनाते जाएंगे, बट एक बार बजट एग्जॉस्ट हो गया तो फिर हम रुक जाएंगे। इसका रिजल्ट क्या हुआ? एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस बना, राइट? डिफेंसिबल प्रोजेक्ट बना और क्विक डिसीजन मेकिंग हो गया, राइट? बट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इस चीज को करेंगे कैसे, क्योंकि मैं तो यहाँ देख पा रहा हूँ कि मेरे घर के 2 किलोमीटर के रेडियस में 4 रोड्स ऐसे हैं जिनमें काफी पॉटल्स है और उनको बनाने की जरूरत है। अगर आप डीएम हैं तो आपके पास तो ऐसे हजारों रोड्स होंगे, तो क्या आप हजारों रोड का ऐसा कॉस्ट इम्पैक्ट एनालिसिस करते रहेंगे, डिवीजन करेंगे बैठ के, या आप किसी बेचारे क्लर्क को ये महीने भर काम करवाएंगे और फिर उससे कहेंगे कि लाओ मुझे एक फाइल में रिपोर्ट दो, महीने भर बाद में मैं देखूंगा? या आप क्विक एल्गोरिदम डिजाइन करेंगे, कोड लिखवा लेंगे, या आप कोड खुद लिख लेंगे और 10 मिनट में आपके पास आंसर होगा। तो इससे आपका जो डिसीजन मेकिंग होगा वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि एक तरीका हो सकता है जिससे फास्ट आउटपुट मिल सकता है, राइट? तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख चुके हैं जो आप एडमिनिस्ट्रेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? अब हम इस टेक्निक को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, राइट? तो हम शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन से। नाउ मैं एक यहाँ एस्टेरिस्क लगा दूंगा कि हम अभी अप्रोच डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अल्गोरिदमिक थिंकिंग, उस अप्रोच को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कोडिंग किस तरीके से हो सकता है ये डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। जो अभी हम अप्रोच और स्टेप्स देखेंगे वो सही है, बट जो हम कोड देखेंगे उतना कोड करने की जरूरत होती नहीं है एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जब हमें नंबर सिस्टम कन्वर्जन करना हो। बट ये चीज हमें सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि आपको एक्चुअली जब ऐसा अगर करना हो, नंबर सिस्टम की जरूरत हो, तो क्या कर सकते हैं। बट दैट इज नॉट द एक्चुअल इशू। द एक्चुअल इशू इज यू नीड टू लर्न हाउ अल्गोरिथमिक थिंकिंग वर्क्स, हाउ यू डेवलप algorithms एंड हाउ यू डेवलप कोड, राइट? तो उसके लिए ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टू स्टार्ट, राइट? तो स्टार्ट करते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, राइट? आपको याद है ये कैसे करते थे? मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, बट मैं आपको याद दिला दूंगा। तो सपोज अगर आपके पास में एक नंबर है, लेट्स से 9, जो कि डेसिमल में है, तो आप क्या करेंगे? 9 को पहले करेंगे डिवाइड 2 से, राइट? 2 से डिवाइड करेंगे, इट विल गो 4 टाइम्स, और आपके पास में जो रिमाइंडर बचेगा दैट विल बी 1। फिर आप दोबारा डिवाइड करेंगे 4 को 2 से, जिसका इट विल गो 2 टाइम्स, रिमाइंडर 0। अगेन इट विल डिवाइड बाय 2, इट विल गो 1 टाइम्स, रिमाइंडर सॉरी रिमाइंडर 0, राइट? अब आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, राइट? तो आपका आउटपुट हो जाएगा 1001 इन बाइनरी, राइट? यही हमारा प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को अगर हमें ऑटोमेट करना है, राइट, हमें इसके लिए एल्गोरिथम्स बनाने हैं, तो हम कैसे करेंगे? अब हमारा पहला स्टेप क्या है? हम करेंगे स्टार्ट। हमारा सेकेंड स्टेप रीडिंग डेसिमल वैल्यू। अब हम इनपुट लेना चाहते हैं यूजर से कि आप किस नंबर को कन्वर्ट करना चाहेंगे बाइनरी नंबर में, right? हमारा नेक्स्ट स्टेप है x इक्वल्स टू 30 और y इक्वल्स टू 5। ये हमने हमारा पोजिशनल वैल्यूज लिए हैं कि जब हम डिस्प्ले करना चाहते हैं चीजों को, राइट? तो अगर आप हमारा स्क्रीन का ग्रिड देखेंगे, राइट, तो हम बेसिकली उसको इस तरीके से देख सकते हैं, राइट? तो हमने ये कोऑर्डिनेट्स दिए हैं स्क्रीन के ग्रिड के, आप उसको एक बड़ा सा मैट्रिक्स समझ सकते हैं, राइट? तो हम इसका x की वैल्यू दी है 30 और y की वैल्यू दी है 5, राइट? तो हम करना क्या चाहते हैं? y जो है ये हमारा किस लाइन नंबर पर हम जाना चाहेंगे। अब हम कुछ इनपुट्स लेंगे, राइट? जो कि मतलब हमें, क्योंकि यूजर से इनपुट लेनी है, हमें उसका इंटरेक्ट करना होगा, हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देनी होगी, तो वो कुछ लाइंस वहां हमारी जाएंगी। तो हम लाइन नंबर 5 से आउटपुट डिस्प्ले करना शुरू कर रहे हैं, और पोजिशनल जो पोजीशन है एक्स की उसको 30 रख रहे हैं, जो
हमारे रो साइज का पोजीशन है मैट्रिक का, उसे 30 रख रहे हैं क्योंकि हमें राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट की ओर जाना होता है जब हम नंबर्स को लिख रहे होते हैं आउटपुट के, राइट, कन्वर्जन के बाद बाइनरी में। तो इसलिए हमने x को 30 से इनिशियलाइज किया है शुरुआत के लिए। ठीक है, अब हमें एक लूप शुरू करना होगा कि डेसिमल नंबर जब तक कि जीरो नहीं हो जाता। अब जीरो क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि हम डिवीजन करके इसको निकालने वाले, जो हम आगे देखेंगे, राइट। तो रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर डेसिमल मॉड 2। मॉड क्या है? मॉड जब हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं, राइट, किसी नंबर का, तो हमें क्वेश्चन एज एन आउटपुट मिलता है। बट जब हम मॉड्यूलर डिवीजन करते हैं प्रोग्रामिंग में, तो मॉड्यूलर डिवीजन का आउटपुट हमें हमेशा मिलता है एक रिमाइंडर। तो अगर हम दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर जो है मॉड्यूलर, अगर हम दो नंबर को सॉरी मॉड्यूलर डिवाइड कर रहे हैं तो उनका जो आउटपुट होगा वो हमेशा रिमाइंडर होगा। उस रिमाइंडर को हमने सेव कर लिया और क्या किया, हम गए गो टू एक्स वाई कॉलम और रो। यहाँ कॉलम और रो क्या डिनोट करते हैं? हमारा कॉलम जो है, कॉलम है हमारा y वैल्यू जो कि है 5, और रो जो है वो है x जिसका वैल्यू है 30। तो हमने क्या किया, अब सपोज मैं यहां जा रहा हूं, सेम एग्जांपल लेते हैं, इटरेशन 1। हमें डेसिमल इनपुट आया है, सेम हम पिछला एग्जांपल लेंगे 9। ठीक है, यूजर ने हमें दिया नंबर 9 को कन्वर्ट कीजिए डेसिमल बाइनरी में। तो इटरेशन 1 में क्या मिला हमें? इटरेशन 1 में स्टार्ट किया हमने, हम गए जब डेसिमल नंबर नॉट इक्वल्स टू 0, हमने चेक किया इज डेसिमल इक्वल्स टू 0, आंसर मिला नहीं, तो हम कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमें पता चलेगा रिमाइंडर इक्वल्स टू डेसिमल मॉड 2। मॉड के लिए हम परसेंटेज ऑपरेटर यूज करते हैं। जब भी आप परसेंटेज ऑपरेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देंगे तो उसका मतलब होता है मॉड्यूलर डिवीजन, जिसमें हमें रिमाइंडर मिलेगा। तो यहाँ क्या होगा, 9 मॉड 2, रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिमाइंडर इक्वल्स टू 9 मॉड 2, जो बचेगा 1। तो अब ये क्या करेगा, गो टू एक्स वाई, राइट, तो और यहां पर प्रिंट हमारा जो नंबर है, राइट, हमारा नंबर क्या है, रिमाइंडर, जिसकी वैल्यू है 1। तो ये 30th पोजीशन पे आके प्रिंट करेगा 1, राइट। अब नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, सॉरी यहाँ प्रिंट करिए रिमाइंडर। फिर क्या किया हमने, डेसिमल इक्वल्स टू डेसिमल बाय 2। उससे क्या हुआ, सॉरी, डेसिमल इक्वल्स टू डेसिमल बाय 2 कर दिया। उससे क्या हुआ कि जो 9/2 था उसका वैल्यू क्या आएगा, एक्चुअली आना चाहिए 4.5। बट मैं प्रोग्रामिंग में आगे आपसे बात करूंगा कि इनिशियलाइजेशन कैसे होता है और क्या होता है। हमारा जो वेरिएबल है वो इंटीजर वेरिएबल है, तो जब दो इंटीजर्स का डिवीजन होगा, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर, रिजल्ट विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। प्रोग्रामिंग में अगर इंटीजर बाय फ्लोट है तो रिजल्ट फ्लोट, और फ्लोट बाय इंटीजर है तो भी रिजल्ट फ्लोट। किसी एक नंबर का फ्लोट होना जरूरी है फॉर द नंबर टू बिकम फ्लोट, मतलब आपको जो डेसिमल वैल्यूज के बाद की वैल्यूज मिलती है वो मिलने के लिए। अदरवाइज वो हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा। अब ये क्यों होता है, हम जब प्रोग्राम डिस्कस कर रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगा। जो इनिशियलाइजेशन होता है हम इस हमने इसे डेसिमल को इंटीजर में इनिशियलाइज किया है क्योंकि हमें रिमाइंडर्स चाहिए थे। अगर हम इसको डिवाइड कर दे 2 से, अगर वो आउटपुट 4.5 आता जो फ्लोट होता, तो हम उसको असाइन नहीं कर पाते डेसिमल में, जो कि इंटीजर है, एक वेरिएबल। ये प्रोग्रामिंग का रूल है। तो इसीलिए वो जब इंटीजर बाय इंटीजर डिवीजन होता है तो उसका रिजल्ट हमेशा ही इंटीजर ही मिलेगा। तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 4। अगर ये 9/2.0 होता, 2.0, तो आउटपुट क्या हो जाता, 4.5, राइट। तो अब हमारे डेसिमल में वैल्यू आ गई 4। अब हम जाएंगे इटरेशन 2 में। इटरेशन 2 में क्या किया, वापस से हमने किया डी मॉड 2, राइट। डी मॉड 2 में वैल्यू क्या की, 4 मॉड 2। 4 मॉड 2, अगर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, आर इक्वल्स टू 0। ठीक है,
और सॉरी, मैं एक स्टेप आपको बताना भूल गया कि आपको जो एक्स की वैल्यू है, जो कॉलम की वैल्यू है, उसको डिक्रीमेंट करना है, राइट। डिक्रीमेंट मतलब एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन। उससे क्या होगा, हम नेक्स्ट पोजीशन पे जाएंगे। तो अब x की वैल्यू क्या हो गई है यहाँ पे, x इक्वल्स टू एक्स माइनस वन करने के बाद x की वैल्यू आ गई है अब 29, राइट। तो अब हम 29 पे हैं, ठीक है। अब हमने r इक्वल्स टू जीरो आ गया, ठीक है। अब वापस से गो टू एक्स वाई पे जाएंगे। गो टू एक्स वाई पे जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो कॉलम है उसकी वैल्यू है 29, जो रो है उसकी वैल्यू क्या है, अभी 5 ही है, हमने उसको छेड़ा नहीं है। रिमाइंडर की वैल्यू है 0, जो कि हम प्रिंट करेंगे यहाँ 0। अब नेक्स्ट क्या होगा, इटरेशन 3, और सॉरी यहाँ हम डी इक्वल्स टू डी बाई टू, जो डेसिमल वैल्यू है उसको डिवाइड बाय 2 किया, तो वैल्यू क्या हो गई 2। तो d इक्वल्स टू 2 हो गया है। अब यहाँ पे d इक्वल्स टू 2 के साथ शुरुआत कर रहे हैं। d इक्वल्स टू 2 के साथ शुरुआत कर रहे हैं। इज इट इक्वल्स टू 0, यहाँ चेक कीजिए, इज इट इक्वल्स टू 0, नो। तो हम शुरू वापस करेंगे, रिमाइंडर इज डेसिमल मॉड 2, तो यहाँ पे वापस से रिमाइंडर की वैल्यू आएगी 0, क्योंकि 2 मॉड 2 भी 0 ही होगा, ठीक है। हम वापस जाएंगे, अब हमने डिक्रीमेंट कर दिया, इसके बाद वापस से डिक्रीमेंट किया था, x इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन किया था, तो इसकी वैल्यू हो गई थी 28, राइट। अब 28 पोजीशन पे क्या जाएगा, r इक्वल्स टू 0, ये हम जाके प्रिंट कर दिया। अब हम यहाँ पे वापस करेंगे d इक्वल्स टू डी बाई टू, जिससे 2 बाई 2 वैल्यू हो गई 1, तो d की वैल्यू हो गई 1। और हम x को डिक्रीमेंट करेंगे, x माइनस वन, जब हम किसी चीज को एक चीज से कम करते हैं उसे डिक्रीमेंट कहते हैं। तो हमने x को डिक्रीमेंट कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, पहले 28 थी अब 27 हो गई। तो अब हम 27 पोजीशन पे चले गए हैं, ठीक है। अब हम वापस चेक करेंगे, इस डेसिमल वैल्यू इक्वल्स टू 0, मतलब डेसिमल में जो नंबर उसका वैल्यू 0 है, नहीं, उसमें नंबर क्या है 1, तो ये 1 है, तो ये वापस चलेगा। रिमाइंडर, अभी सॉरी, हम इटरेशन 4 पे है। इटरेशन 4 में क्या हुआ, डी इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो आर इक्वल्स टू 1 मॉड 2, 1 2 से डिवाइड नहीं होता, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, रिमाइंडर की वैल्यू 1 हो गई। अब हमको जाना है पोजीशन नंबर 27 पे और उसको प्रिंट कर देना है, राइट। अब हमने प्रिंट कर दिया, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, डेसिमल इक्वल्स टू डेसिमल बाय 2, डी इक्वल्स टू डी बाय 2। अब डी इक्वल्स टू डी बाय 2 करने के बाद में वैल्यू क्या आई, हम इंटीजर डिवीजन कर रहे हैं, 1/2 की वैल्यू होनी चाहिए 0.5, बट क्योंकि इंटीजर बाय इंटीजर की वैल्यू हमेशा इंटीजर होती है, तो आउटपुट आएगा 0। तो अब हो गई डी की वैल्यू 0। अब जब इटरेशन 5 में हम यहाँ जाएंगे, डेसिमल नॉट इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम लूप से बाहर निकल जाएंगे, लूप से बाहर निकल जाएंगे, और नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, स्टॉप, ठीक है। तो हमारा वैल्यू क्या प्रिंट हुआ, 1001। समझ में आया आपको, इस तरीके से एल्गोरिदम को हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। हम एक बार और देखेंगे जब हम कोड को चेक करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा, सॉरी, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट किस तरीके से आएगा, यहां हमने किया स्टार्ट, रीड किया डेसिमल को, ठीक है। अब मैंने x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 10 किया है, जो कि गलत तरीका है, हमें सेम वैल्यूज यूज करनी चाहिए थी, ये मेरा एक मिस्टेक है, आई एम सॉरी, आई विल फिक्स इट नेक्स्ट टाइम, अपॉलॉजीज फॉर दैट। बट ये जो x और y की वैल्यू है, ये सेम एज एल्गोरिथम होनी चाहिए थी, आई एम रियली सॉरी फॉर द मिस्टेक। अब यहाँ हम चेक करेंगे इस डेसिमल, कंडीशनल चेक है यहाँ पर, जो डेसिमल वैल्यू है वो 0 से ज्यादा है क्या, डेसिमल मतलब ये हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर हमारा डेसिमल नंबर है, ठीक है। अगर ये 0 से ज्यादा है तो हम ये सारे प्रोसेस करेंगे, जहाँ हम रिमाइंडर निकालेंगे, डेसिमल को डिवाइड करेंगे और उसको प्रिंट करेंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे, और जो हमारी जो वैल्यू है उसको डिक्रीमेंट करते जाएंगे, डिक्रीमेंट करते जाएंगे, और जब हम डेसिमल ग्रेटर देन 0 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, उस समय हम स्टॉप कर देंगे, क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसमें फ्लो चार्ट में मुझसे मिस्टेक हुई है, जिसे मैं अभी यहाँ करेक्ट कर देता हूँ, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो ये x की वैल्यू होनी चाहिए थी 30, y की वैल्यू होनी चाहिए थी 5, और यहाँ पर x इक्वल्स टू x माइनस वन होना चाहिए था, y इक्वल्स टू y माइनस वन नहीं होना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी फॉर द मिस्टेक। अब हम देखेंगे कोड को, ठीक है।
मेरी कोशिश होगी कि मैं कोड को जितना सिंपल हो सके आपको समझाऊं, राइट। आई अंडरस्टैंड आप में से कई लोग कोडिंग बैकग्राउंड के नहीं हैं, बट बिलीव मी, सी कोडिंग बहुत ही आसान है। और एक बार आप थोड़ा समय अगर इसे दे दें तो आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। और मैं रेकमेंड करूंगा कि आप टर्बो सी, जो कि बहुत ही कम रिसोर्स इंटेंसिव होता है, उसे डाउनलोड कर ले। या अगर आप चाहें तो GNU C कंपाइलर भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते कि आप डाउनलोड करें, आपके पास या लैपटॉप नहीं है, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि ऑनलाइन सी कंपाइलर्स होते हैं, उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा जो काम नहीं करेंगी। उनके अलावा आप इस्तेमाल कीजिए, कोड करने की कोशिश कीजिए, आपको उससे काफ़ी मज़ा आएगा। हम कई चीज़ों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हम उन्हें ब्रेक डाउन करें बाय एल्गोरिदम, एंड अगर हम उन्हें कोड में कन्वर्ट कर लें। तो प्लीज डू ट्राई इट। और मैं इसे जितना सिंपल हो सके बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं। हम सी कोड लिख रहे हैं, हैश इंक्लूड stdio.h। अब मैं इसका ब्रेकडाउन बताता हूँ। जो हैश है, हैश इंक्लूड, ये एक कमांड होती है जो जो कंपाइलर है उसे बताती है कि इस लाइब्रेरी को हम इन्वोक करना चाह रहे हैं। लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी, जैसे हमारे पास लाइब्रेरी में कलेक्शन ऑफ बुक्स होती है, वैसे ही हर लैंग्वेज में एक लाइब्रेरी बनी होती है जिसमें अलग अलग फंक्शन की डेफिनेशन स्टोर होती है। क्योंकि हम हर चीज को स्क्रैच से नहीं लिखना चाहेंगे। अगर आपको मैं एडिशन करने बोलूँ तो आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेंगे, बड़ा मल्टीप्लिकेशन है तो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेंगे। आप हर बार नया कैलकुलेटर नहीं बनाएंगे, राइट। तो हम कुछ टूल्स है जिन्हें बना के रख लेते हैं, छोटे छोटे फंक्शंस है जिन्हें बना के रख लेते हैं, और वो सारे इन लाइब्रेरीज में रखे होते हैं। हम उन्हें खाली इन्वोक करते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे हमारा लाइफ बहुत ईजियर हो जाता है, ठीक है। तो हैश इंक्लूड जो है ये बोलता है कि हमें लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है। अब कौन सी करनी है? तो ये लाइब्रेरी हमने पहले बुलाई है stdio.h, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। और .h जो है वो हेडर होता है, नॉट इम्पॉर्टेंट। अलग अलग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें अलग अलग तरीके से होता है, जो इन्वोक करने की तरीका होता है लाइब्रेरीज को, ठीक है। तो इसमें फोकस कीजिए, हमने क्या चीजें इंक्लूड करनी है, कौन सी लाइब्रेरी? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h, ठीक है। नेक्स्ट conio.h, जिसे बोलते हैं हम कंसोल इनपुट आउटपुट। जब हमें कंसोल का कुछ काम हो, जैसे कंसोल को क्लियर करना है, जो हम गो टू एक्स वाई फंक्शन की बात कर रहे थे कि हमें इस पोजीशन पे जाना है मेट्रिक के, जो हमारे कंसोल का मेट्रिक है, तो उन सब चीज़ों के लिए हमारे पास conio.h होती है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ होती है इंट मेन। नाउ जो मेन होता है ये हमारा मेन फंक्शन है, उसका जैसे नाम है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन कंपाइलर को बताता है कि भैया तुम्हें यहां से कोड एग्जीक्यूट करना शुरू करना है, ठीक है, कि यहां से जो मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं उनको तुम एग्जीक्यूट करो। और जो इंट है ये रिटर्न टाइप होता है, ये बस एक गुड प्रोग्रामिंग हैबिट है। आप अगर कुछ वहां नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, वो वॉइड मेन कंसिडर होगा। और इट्स नॉट कंसिडर गुड प्रोग्रामिंग हैबिट। हम हमेशा इंट करके उसे जीरो रिटर्न देते हैं। ये बेसिकली बताता है कंपाइलर को कि उसको क्या एक्सपेक्ट करना है जब ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाए। और हमेशा उसको, अगर वॉइड हो तो वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेगा, और जब हम उसे इंट देते हैं तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे कुछ इंटीजर रिस्पॉन्स मिलेगा। और हम आखिरी में रिटर्न जीरो देते हैं जो सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन को बताता है। तो ये बस एक गुड प्रोग्रामिंग हैबिट है, आप इस पर ज़्यादा फोकस नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। मैं चाहता हूं कि आप हमेशा गुड प्रोग्रामिंग हैबिट सीखें, इसीलिए मैं इंट मेन के बारे में बता रहा हूं। तो मेन मेन फंक्शन है जहां से हमेशा हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूट करना चीज़ों को शुरू करेगा, ठीक है। अब हमने हमारे वेरिएबल को डिफाइन किया है। मुझे मैं बता रहा था आपको कि इंटीजर वेरिएबल हमारे पास होंगे, राइट। तो डेसिमल और रिमाइंडर, हमने दो वेरिएबल को इनिशियलाइज, इसे हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है, इसे हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है। हमने ये दो वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है किसमें? इंट। इंट का मतलब होता है इंटीजर, ठीक है। इसमें और तरीके के भी होते हैं वेरिएबल्स, जैसे इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, बहुत सारे होते हैं, डबल। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो हम आगे उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बट आपको जानना जरूरी है कि ये उसका टाइप डिफाइन कर दिया है। तो अब हमारे कंपाइलर को पता है कि अगर मैं डेसिमल जो वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। ये एक प्लेस होल्डर है मेमोरी में, इसमें आप कुछ भी वैल्यू डालते जा सकते हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है।
और आप जब भी डेसिमल कहेंगे तो उसकी जो लास्ट आपने वैल्यू स्टोर करेगी ये आपके लिए रिट्रीव करके वो वैल्यू लेके आएगा। ठीक है, तो हमने इंटीजर में डिफाइन किया डेसिमल को और रिमाइंडर को। सिमिलरली हमने स्क्रीन का जो स्टार्टिंग पोजीशन है x इक्वल्स टू 30 और y इक्वल्स टू 5 से डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अब CLR SCR ये क्लियर स्क्रीन है। कई बार क्या होता है आपके स्क्रीन पे प्रीवियस आप कुछ कर रहे होंगे या कुछ गार्बेज वैल्यू हो सकती है वो डिस्प्ले हो रही हो, आपको चाहिए कि नहीं यार मेरा ये जो अभी प्रोग्राम है वो रन हो रहा हो, तो हम CLR SCR जो है क्लियर स्क्रीन ये कमांड दे देते हैं, वो स्क्रीन को क्लियर कर देगा। पहले का जो भी बेसिकली ये डस्टर है आपका ब्लैक बोर्ड क्लियर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिंट एफ। प्रिंट एफ मतलब हमारे इस कंसोल पे हमें कुछ आउटपुट भेजना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें यूजर से इंटरेक्ट करना है। अब अगर आप एक ब्लैक स्क्रीन यूजर के सामने दे देंगे, उसे पता ही नहीं करना क्या है, आपको उससे बात करनी है, राइट। आपको बताना है कि मैंने प्रोग्राम बनाया है जो कि डेसिमल नंबर लेता है और उसको आउटपुट आपको बाइनरी नंबर देगा। तो आप प्रिंट एफ के पहले यहाँ एक आपको \n कैरेक्टर दिख रहा है। ये जो \n कैरेक्टर है इसे हम कहते हैं नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर। तो क्या होगा, ये इसमें जब शुरुआत करेगा ये, तो पिछले लाइन का स्किप करके नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। \n जो है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करने का कमांड है। तो जब भी प्रिंट एफ में, प्रिंट एफ मतलब प्रिंट, ये आउटपुट प्रिंट करेगा। ठीक है, प्रिंट फंक्शन है ये। इसका मतलब कहाँ स्टोर्ड है, आपको ये फंक्शन तो लिखना नहीं पड़ा। ये जो आपने स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड आईओ सॉरी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच जो आपने लाइब्रेरी इंक्लूड की थी स्टार्टिंग में, ये इस सारी डेफिनेशन उसमें स्टोर्ड है। सी ठीक है, CLR SCR की डेफिनेशन कौन आईओ डॉट एच में स्टोर्ड है। ठीक है, कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो हमने बोला कि एंटर अ डेसिमल नंबर। हमने यूजर को रिक्वेस्ट किया कि आप एक डेसिमल नंबर को एंटर कीजिए। और एक और चीज जो मैंने अभी बात नहीं की है कि जब भी आपकी एक लाइन खत्म होती है इंस्ट्रक्शंस की, ठीक है, एक लाइन मतलब एक इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये कंपाइलर को समझ में आता है। तो आपको जब भी वो खत्म करना है तो हमेशा सेमी कोलन यूज करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे हर लाइन के एंड में एक सेमी कोलन यूज होता है, जिसका मतलब है कि ये लाइन, ये कमांड एग्जीक्यूट करो। ठीक है, और अगर आप ये मिस कर देंगे तो आपको एरर मिलेगा। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी कमांड खत्म हो लगा दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्कैनफ। अभी हमने प्रिंट कर दिया कुछ कि डेसिमल नंबर हमें दीजिए। अब हमें वो डेसिमल नंबर को रिसीव करना है। डेसिमल नंबर को रिसीव करने के लिए हमने दिया स्कैनफ %d एम्परसेंड डेसिमल। अब इसका मतलब क्या है, %d इज कॉल्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर। यह एक फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि बता रहा है हमारे कंपाइलर को कि भैया जो इनपुट आ रहा है वो इंटीजर आ रहा है। %d इंटीजर का, ठीक है, इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है। वैसे ही %f होता है फ्लोट का, और ऐसे कई सारे होते हैं। अभी जब हमें जरूरत पड़ेगी हम आगे उसे देख लेंगे। ठीक है, तो हमने उसे कहा कि स्कैन करो जो इनपुट यूजर दे रहा है, उसका जो फॉर्मेट है तुमको एक्सपेक्ट करना है कि वो इंटीजर में होगा, उसको इंटीजर में इनपुट लेना है तुम्हें। इंटीजर में इनपुट लाओ और उसे कहाँ डालना है, एम्परसैंड, एम्परसैंड पुट इट इन वेरिएबल। ठीक है, एम्परसैंड बताता है उसे कि इस वेरिएबल के अंदर आपको इस वैल्यू को डालना है। कौन से वेरिएबल के अंदर, यहाँ डेसिमल के अंदर, जो कि एक इंटीजर वेरिएबल है। समझ में आया आपको, इंटीजर वैल्यू जो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि एक डेसिमल नंबर डालो, डेसिमल नंबर उन्होंने डाला। अब हम उसे स्कैन करेंगे, अब उसका इंटीजर वैल्यू मतलब क्या, उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, मतलब डेसिमल, आई एम रियली सॉरी उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, तो हमने डेसिमल नंबर सिस्टम का वैल्यू इंटीजर फॉर्मेट में यूजर ने जो एंटर किया उसको डेसिमल जो हमने इंटीजर में वेरिएबल डिफाइन किया था उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं उन्हें, द बाइनरी इक्विवेलेंट इज, आप देख रहे हैं क्या हो गया यहाँ, मैंने एंटर डेसिमल नंबर, एक लाइन मैंने पहले \n दिया तो एक लाइन वहां चली गई, दूसरा एंटर डेसिमल नंबर, एक लाइन वहां चली गई, यूजर ने इनपुट दिया, एक लाइन वहां चली गई, \n, फिर बाइनरी इक्विवेलेंट इज, फिर एक लाइन यहाँ चली गई, 3 लाइन हमारी यहाँ चली गई है, राइट। इसीलिए हमने जो स्टार्ट किया था y में वो 5वीं लाइन से शुरू किया था। ठीक है तो अब हमने यहाँ एक लूप शुरू किया है।
लूप क्या होता है? कंट्रोल स्टेटमेंट होता है कि भाई ये जो मैं अभी आपको कोड ब्लॉक दूंगा, ये जो हम कर्ली ब्रेस के अंदर लिखने वाले हैं, ये जो कोड ब्लॉक दूंगा उसको आपको कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट करते रहना है। कब तक? जब तक के जो डेसिमल है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। जब तक के डेसिमल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब तक को आपको मैं इस कर्ली ब्रेस के अंदर जो भी इनपुट दे रहा हूं उस सबको एग्जीक्यूट करते रहना है। ठीक है, क्या दे रहा हूं मैं? हमने भी डिस्कस किया, रिमाइंडर इक्वल्स टू डेसिमल मॉड 2। मॉड क्या है यहां पर? मॉड इज मॉड्यूलर डिवीजन, जिसका रिजल्ट इज ऑलवेज रिमाइंडर। राइट, अब नेक्स्ट क्या? गो टू एक्स वाई, वहां पे प्रिंट एफ %d। %d क्या है? मैंने अभी बताया, फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगर आपको इनपुट के लिए बताना पड़ रहा है कि किस फॉर्मेट में आपको इनपुट लेना है, आपको आउटपुट के लिए बताना पड़ेगा कि वेरिएबल को किस फॉर्म में आउटपुट करना है। हमारा रिमाइंडर वेरिएबल जो है हमने यहाँ डिफाइन किया था, इसे किस में डिफाइन किया था? इंटीजर में। राइट, तो आपको बताना पड़ेगा प्रिंट फंक्शन को कि भैया हमारा जो आउटपुट है उसे इंटीजर फॉर्मेट में डिस्प्ले कर दो। ठीक है, तो अब आप इसको कौन से, अब आपको याद है ये इसमें पोजीशन एक्स वाई पे स्टार्टिंग में 30 पे, फिर 29 पे, 28 पे। अब डेसिमल इक्वल्स टू डेसिमल बाय 2। हमने क्या किया? देखिए, हमने पहले बात की थी कि डेसिमल इक्वल्स टू डेसिमल बाय 2, तो यहाँ डेसिमल भी इंटीजर है और ये जो 2 से डिवाइड कर रहे हैं ये भी इंटीजर है। और हमने क्या डिस्कस किया था? दो वैल्यूज को अगर डिवाइड करेंगे इंटीजर इंटीजर को, तो आउटपुट हमेशा इंटीजर आएगा। अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हम यहाँ 2.0 डाल देते तो हमें एरर दे देता। क्यों? क्योंकि इंटीजर बाय डेसिमल का वैल्यू हो जाएगा फ्लोट, सॉरी इंटीजर बाय फ्लोट का वैल्यू हो जाएगा फ्लोट, और हमने इनको डिफाइन किया फ्लोट में। अगर हम इसको फ्लोट में डिफाइन करते तो ही इसे होल्ड कर पाता, अदरवाइज वो एरर देता। ठीक है, तो डेनिस रिची बहुत स्मार्ट इंसान थे, उन्होंने ये सब सोच के डिजाइन किया था सी लैंग्वेज को। और एक्स माइनस माइनस जो है इसे करते हैं हम डिक्रीमेंट, जो हम बात कर रहे थे ना, डिक्रीमेंट। तो इसका मतलब होता है एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। इतना बड़ा लिखने से अच्छा हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस माइनस शॉर्ट में। ठीक है, ये आपको प्रोग्रामिंग में एक आसान तरीका दिया हुआ है, आपका लाइफ का 1 सेकंड बचाता है। जब आपको कई बार लिखना होता है तो कई सेकंड बचा लेता है आपको। ठीक है, और ये जो कर्ली ब्रेस यहाँ स्टार्ट किया था मेन का, ये मेन का कर्ली ब्रेस यहाँ एंड हो गया। तो इतना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ये मेन का है। जो आपको कर्ली ब्रेस स्टार्ट और एंड दिखता है वो एक सबसेट है। जैसे आप देख रहे हैं वाइल के लिए अलग से सबसेट है, यहाँ पे एक अलग से यहाँ कर्ली ब्रेसेस बने हुए है ना। ओ सॉरी, ये जो है ये कर्ली ब्रेस वाइल का है। सिमिलरली मेन का एक कर्ली ब्रेस स्टार्टेड है जो अभी एंड नहीं हुआ है। आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। अब हमने किया गेट सी एच। गेट सी एच जो है वो है गेट कैरेक्टर। अब क्या होता है, अगर आपने कोड एग्जीक्यूट कर दिया, कोड एग्जीक्यूट होगा, फट से आउटपुट दिखेगा और बंद हो जाएगा कंसोल। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर तो बहुत फास्ट है ना, बट हमारी आंखें इतनी तेजी से देख ही नहीं पाएंगी। कंप्यूटर तो माइक्रो सेकंड में एग्जीक्यूट करके बंद कर देगा। तो ये कहता है कि भाई स्क्रीन को होल्ड कर लो, बंद ना करो। गेट सी एच, एक कैरेक्टर को इनपुट लो। जब यूजर अपने सिस्टम पे कोई कीबोर्ड पे कोई की प्रेस करे उसके बाद ही बंद करना, तब तक के कंसोल को होल्ड करके रखो ताकि यूजर आउटपुट को देख सके। राइट, और गेट सी एच, गेट कैरेक्टर। ठीक है, इसे होल्ड करके रखो, और जब यूजर ने इनपुट दे दिया तो उसे बंद कर देना। ठीक है, जैसे यूजर ने इनपुट दिया तो रिटर्न हो जाएगा 0 और क्लोज। रिटर्न 0 मतलब क्या है? ये हमने यहाँ पे इंट मेन लिखा है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, कंसोल एक्सपेक्ट करेगा कि मेन मुझे कुछ आउटपुट देने वाला है। रिटर्न में क्या देगा? 0। 0 जब भी रिटर्न हो इट इज कंसिडर्ड सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन इन प्रोग्रामिंग। ठीक है, इट्स अ गुड थिंग, और इसीलिए इसको गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस बोलते हैं। अगर आप ये इंट मेन और रिटर्न 0 नहीं लिखते तो भी फाइन था, बट दैट इज नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि हम जब बड़े प्रोग्राम लिखते हैं तब कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे हम एरर ट्रैकिंग होता है, काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं जिसके लिए हमें सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन बताना पड़ता है। तो उस समय पे इट्स इम्पॉर्टेंट। अगर नहीं होता है तो हम रिटर्न विथ कोड 1, आपने देखा होगा कहीं कुछ अगर प्रोग्राम आपके किसी सिस्टम के प्रोग्राम में किसी में एरर होता है, रिटर्न विथ कोड 1 ऐसा कुछ कुछ कुछ, फिर एरर लिख के आता है एरर ये। तो 0 जो होता है दैट इज ऑलवेज कंसिडर्ड सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन, इसलिए हम इंट मेन को रिटर्न 0 देते हैं।
ठीक है। आई होप आपको ये कोड समझ में आया हो। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो हम और कोड्स को आगे देखेंगे, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आए। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए कि एग्जैक्टली कौन सी चीज़ें हैं जो मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, सो दैट नेक्स्ट वीडियो जो भी हम बनाएंगे हम उसमें उसे और फोकस कर पाएंगे, हम उस पर हम उसे और आसान बनाने की कोशिश करेंगे। बट इस चीज़ का सबसे आसान तरीका यही है कि आप इसे प्रैक्टिस करें, अलग अलग चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेटर होते जाएंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज बाइनरी टू डेसिमल। अभी हमने क्या देखा, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। कैसे करते थे हम बाइनरी टू डेसिमल? लेट्स से 1001 है, हमारा बेस है इसका 2। अगर मुझे इसे डेसिमल में करना है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2 की पावर 3 इंटू 1, 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, right? Now 1 into 2 raised to 3 is 8. So 1 into 8 is 8 plus 0 plus 1 into 2 power 0 is 1. इसका आंसर हो जाएगा 9, राइट। उल्टा वापस आ गए, ठीक है। अब इसी चीज को हमें करना है एल्गोरिथम से। इसका एल्गोरिथम कैसे बनेगा? स्टार्ट करें, रिक्वेस्ट करें यूजर को कि प्लीज हमें बाइनरी नंबर दीजिए, ठीक है। अब इनिशियलाइज करें दो इंटीजर नंबर्स, डेसिमल और बेस, ठीक है। फिर रिपीट करें कि जब बाइनरी नहीं है, ये हम लूप लगा रहे हैं कि बाइनरी नंबर इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0 का रिमाइंडर इक्वल्स टू बाइनरी मॉड 10। मॉड से मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, डिवीजन कर रहे हैं हम, मॉड्यूलर डिवीजन। तो जो लास्ट डिजिट है बाइनरी नंबर का, है ना, जैसे सपोज 1001 था तो हमने इसको किया 1001 मॉड 10, तो इसको डिवाइड किया, नंबर क्या बचा, 1। रिमाइंडर में 1 बच जाएगा, ये 1 हमारे पास आ गया रिमाइंडर में, राइट। ऐसे ही हम डेसिमल इक्वल्स टू डेसिमल प्लस रिमाइंडर इनटू बेस। हमने डेसिमल को इनिशियलाइज किससे किया है, डेसिमल इक्वल्स टू 0 है अभी स्टार्टिंग में, ठीक है। डेसिमल इक्वल्स टू 0 से शुरू किया तो डेसिमल इक्वल्स टू डेसिमल प्लस रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, रिमाइंडर की वैल्यू आई 1 इंटू बेस की वैल्यू भी क्या है, 1, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे बाइनरी, बाइनरी मॉड 10, राइट। हमने क्या किया, बाइनरी नंबर में जो वैल्यू है उसको मॉड 10 लिया, राइट। बेस, बेस इंटू 2, राइट। जो बेस वैल्यू है उसको हम क्या कर रहे हैं, बेस मल्टीप्लाइड बाय 2। तो पहली बार में बेस का वैल्यू हो गया, हमने स्टार्ट किया है 2 से, विच इज 2 to the power 0। जब हम सेकेंड टाइम मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा 2 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 2 to the power, सॉरी, वो हो जाएगा 1 इंटू 2 जो कि 2 to the power 1। उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन में वो हो जाएगा 2 इंटू 2 विच इज 2 to the power 2। नेक्स्ट इटरेशन में उसका वैल्यू 4 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट इटरेशन में वो हो जाएगा 4 इंटू 2 जो उसका वैल्यू हो जाएगा 8, राइट। तो इस तरीके से हम बेस की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं और 2 के अलग अलग पावर पे और हर एक पोजीशन पे उसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, राइट। और फाइनल स्टेप प्रिंट फाइल, डेसिमल नंबर को हम प्रिंट कर देंगे, राइट। तो ये काफी सिंपल एल्गोरिथम बनेगा इस तरीके से। फाइनल स्टेप स्टॉप। तो इसका फ्लो चार्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो हमने यहाँ स्टार्ट किया है, हमने उसके बाद बाइनरी नंबर को रीड किया, जिसके बाद हमने चेक किया कि बाइनरी नंबर इज इट ग्रेटर देन 0, राइट। अगर वो नो है तो प्रिंट डेसिमल नंबर, राइट। मतलब फाइनल स्टेप में प्रिंट डेसिमल नंबर। अगर वो 0 से ज्यादा है तो हम रिमाइंडर इक्वल्स टू बाइनरी मॉड 10, राइट। डेसिमल इक्वल्स टू डेसिमल प्लस रैम इनटू बेस, बाइनरी इक्वल्स टू बाइनरी बाय 10 और बेस इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाइड बाय 2। आपको समझ में आया? हमने वही इटरेशंस को कंटिन्यू करते गए, राइट।
तो हमारी वैल्यूज धीरे धीरे डिक्रीमेंट होती जाएगी, क्योंकि जो हम बाइनरी नंबर ले रहे हैं उसको बाइनरी बाय 10 सेव करते जा रहे हैं हर बार। तो जब 1001 था, फर्स्ट इटरेशन में ये 1 हट जाएगा, बचेगा 100, ये 1 चला जाएगा, ये क्या होगा, ये बेस से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी जो डेसिमल की वैल्यू थी, डेसिमल इक्वल्स टू हमने इनिशियलाइज किया था 0 से, राइट। तो 0 प्लस रिमाइंडर जिसकी वैल्यू है 1 और बेस जिसकी वैल्यू है 1, राइट। ये इटरेशन 1 में हुआ। इटरेशन 2 में ये केवल इतना पार्ट बचा था, तो इसमें से ये पार्ट जाएगा, राइट। तो इसकी वैल्यू अभी हो गई थी इटरेशन 1 में 1, यहाँ 0 जाएगा, राइट। तो 1 प्लस 0 इंटू टू टू पावर, सॉरी 0 इंटू टू, क्योंकि सेकेंड इटरेशन में इसकी वैल्यू हमने देखा था 2 हो जाएगी, राइट। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अगेन 1। थर्ड इटरेशन में अगेन 0 से मल्टीप्लाइड है, नंबर से चेंज नहीं होगा। फोर्थ इटरेशन में बेस की वैल्यू क्या हो गई थी, 8 हो गई थी, राइट। हमारा रिमाइंडर क्या आया है 1, तो 8 इंटू 1, और डेसिमल का वैल्यू क्या था 1, प्लस 8 इंटू 1 हो जाएगा 9, राइट। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस लूप में ये सॉल्व हो जाएगा। जब उसकी वैल्यू 9 हो जाएगी, उसके बाद जब हम बेस को करेंगे तो ये 1 भी हो गया है, 0 भी हो गया है, 0 भी हो गया है। अब इसको हमने डिवाइड किया था 10 से, तो जब ये 10 से डिवाइड हो गया तो नंबर बचा 0, वो जाएगा यहाँ चेक करेगा इस बाइनरी ग्रेटर देन 0, जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, और ये प्रिंट डेसिमल नंबर करके लूप हमारा खत्म हो जाएगा। इसका कोड किस तरीके से बनेगा हमने ऑलरेडी देखा है। ये हमारी लाइब्रेरी है stdio.h, जिसे हेडर फाइल भी कहते हैं, जिसमें हमारी डेफिनेशन स्टोर्ड है। कंसोल इनपुट आउटपुट, राइट। इंट मेन, ये हमारा मेन फंक्शन है जो सबसे पहले हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है। अब यहाँ हमने जो बाइनरी नंबर है उसको डिफाइन किया है लॉन्ग लॉन्ग बाइनरी। क्या आपको यूपीएससी के लिए इसकी जरूरत है? नहीं, बट हम केवल दिखाना चाह रहे थे इससे क्या होता है। हर जो इंटीजर टाइप है या फ्लोटिंग टाइप है, इनका कुछ एक साइज एलोकेटेड होता है मेमोरी में, राइट। तो जब मैं इंटीजर कहता हूं तो उसमें आप 31 डिजिट्स जो हैं वो डाल सकते हैं, बट अगर 32 डिजिट्स का नंबर आप डालना चाहें तो आप नहीं डाल पाएंगे, राइट। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, जस्ट फॉर गिविंग यू अ लिटिल मोर नॉलेज, हमने यहाँ लॉन्ग लॉन्ग डेटा टाइप यूज किया है इंस्टेड ऑफ इंटीजर। क्या आप इंटीजर यूज कर सकते हैं? यस। उसमें आप 32 डिजिट का नंबर नहीं डाल पाएंगे, बट क्या आपको 32 डिजिट का नंबर की जरूरत पड़ेगी? मोस्ट लाइकली नहीं, बट फिर भी जस्ट फॉर सेक ऑफ लर्निंग हम यूज कर रहे हैं लॉन्ग लॉन्ग बाइनरी। इंटीजर में अगेन हमने डिफाइन किया है रिमाइंडर, डेसिमल और बेस को 1। क्लियर स्क्रीन, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पिछला जो भी गार्बेज इनपुट है वो हट जाए, उसके बाद आएगा एंटर अ बाइनरी नंबर। यूजर एक बाइनरी नंबर डालेगा, इसको हम स्कैन कर रहे हैं %LLD से। ये आप देख पा रहे हैं %LLD, ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग भी एक टाइप ऑफ इंटीजर है, इसीलिए इसका भी आखिरी में डी आ रहा है। जो आपको याद होगा कि हमने जब इंटीजर स्कैन किया था तो %D इस्तेमाल किया था। ये लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर है, ये काफी ज्यादा बड़ा मेमोरी एलोकेट करता है, तो इसके लिए हम %LLD इस्तेमाल करते हैं। एम्परसैंड साइन, आपको याद है एम्परसैंड, पुट दिस इन दिस पर्टिकुलर वेरिएबल, ठीक है। जो वैल्यू आपने स्कैन किया है लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर, उसको बाइनरी में डालिए। बाइनरी नाम का हमने वेरिएबल यहां डिफाइन किया है एज लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर, राइट। नेक्स्ट हम चेक करेंगे वाइल बाइनरी इज ग्रेटर देन 0। ये हमने क्या किया, इसे हम कहते हैं लूप, ठीक है। इस लूप का नाम है वाइल लूप। हमने देखा था क्या होता है जब तक के ये कंडीशन बाइनरी ग्रेटर देन 0, इसे हम कहते हैं लूप कंडीशन। जब तक ये सेटिस्फाइड है तब तक क्या होगा, लूप विल रन। जब ये सेटिस्फाई नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, लूप एंड्स, ठीक है। जब तक के बाइनरी नंबर ग्रेटर देन 0 है तब तक के वो ग्रेटर देन 0 मतलब उसमें 0 से ज्यादा वैल्यू है ना।
तो अगर उसमें 1 0 है तो भी वो चलते रहेगा, 0 1 है तो भी चलते रहेगा। जब तक के 0 से ज्यादा वैल्यू है तब तक के वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा लूप। उसकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि जिस समय वो 0 हो गया उस समय लूप एंड हो जाएगा। अगेन हमारा सेम, यहाँ भी सॉरी, मुझसे कोड में एक एरर हो गया है। यहाँ मैंने आर ई एम का इस्तेमाल किया है जबकि यहाँ मैंने रिमाइंडर डिफाइन किया था, तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ। इसे कहेंगे हम आर ई एम, डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल। आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। डेसिमल इक्वल्स टू डेसिमल प्लस रेम इनटू बेस, ये हमने अभी प्रीवियस इसमें डिस्कस किया, राइट। डेसिमल को हमने स्टार्ट किया है 0 से, ठीक है। तो यहाँ 0 प्लस रिमाइंडर फर्स्ट इटरेशन में क्या आएगा, फर्स्ट इटरेशन में जब आप सपोज ये आपके पास में नंबर है जो हमने डिस्कस किया था 1001, फर्स्ट इटरेशन में रिमाइंडर 1 आएगा, राइट। 0 प्लस 1 इंटू बेस क्या था, 1 से हमने इनिशियलाइज किया था 1, तो इसका वैल्यू बन जाएगा इक्वल्स टू 1, डेसिमल में चला जाएगा 1 फर्स्ट इटरेशन के बाद, राइट। हमने क्या बोला है फिर, बाइनरी इक्वल्स टू बाइनरी डिवाइडेड बाय 10। इससे क्या हो रहा है, जो लास्ट डिजिट है ना, अगर मैं बोलूँ 1001 डिवाइडेड बाय 10, इंटीजर में क्या होता था, डेसिमल पॉइंट्स नहीं आते थे, पॉइंट के बाद का नंबर नहीं आता था। तो इंटीजर बाय इंटीजर का डिवीजन है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 100, है ना। तो 100 ये डेसिमल की वैल्यू है। इससे क्या हो रहा है, लास्ट डिजिट रिमूव होते जा रहा है। हम एक डिजिट को एक बार में प्रोसेस कर रहे हैं और उसको रिमूव कर दे रहे हैं। उससे हम बेस की जो वैल्यू है 2 टू द पावर, जिस पोजीशन की हम बात कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करके और डेसिमल में उसको ऐड करते जा रहे हैं, यही हम करते हैं, राइट। अगर सपोज हमारे पास में ये नंबर को हमें कन्वर्ट करना था तो हमने स्टार्टिंग में देखा था, ये है 2 टू द पावर 3, ये है 2 टू द पावर 2, ये है 2 टू द पावर 1 और ये है 2 टू द पावर 0, राइट। तो हम यही कर रहे हैं, बेस 0 लिया, ये जो हम 1 कह रहे हैं, ये हमने 2 टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। 2 रेज़ टू पावर का 1 क्या वैल्यू क्या होता है, 2। 2 रेज़ टू पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, 4। 2 रेज़ टू पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, 8, राइट। तो हम यही चीज को यहाँ पर इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां हम बेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बेस की वैल्यू कैसे डिफाइन कर रहे हैं, बेस इक्वल्स टू बेस इंटू 2। हमने स्टार्ट किया है 1 से और हर बार उसमें 2 मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, जो कि एक पावर एडिशनल ऐड करते जा रहा है 2 की, राइट। तो ये हमारा लूप यहाँ खत्म होता है, लूप यहाँ शुरू हुआ था और लूप यहाँ समाप्त हो गया, राइट। नेक्स्ट क्या है, प्रिंट डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ परसेंट डी। ठीक है, डेसिमल इक्विवेलेंट इक्वल्स टू परसेंट डी। परसेंट डी क्यों किया, क्योंकि ये जो हमने डेसिमल जो नंबर को डिफाइन किया है, ये डेसिमल किस में डिफाइन किया है, इंटीजर में, तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफाई क्या होगा, परसेंट डी। डेसिमल इक्विवेलेंट इक्वल्स टू परसेंट डी, और यहाँ पे हम पास कर रहे हैं डेसिमल, बट उससे पहले हमने लगा दिया बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन क्या था हमारा, नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर, राइट। तो ये क्या होगा, किस तरीके से प्रिंट होगा, डेसिमल इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, और ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा 9, ठीक है। गेट सी एच किस लिए था, टू होल्ड द स्क्रीन, ताकि आप आउटपुट देख पाए, और रिटर्न 0, जो कि गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि हमारा कोड सक्सेसफुली आखिरी तक रन हो चुका है। पूरा कोड रन होके यहाँ तक हम पहुंच गए, राइट। पूरा कोड रन होके यहाँ तक पहुंच गए हम, यहाँ तक पहुंच गए, इसका मतलब क्या हुआ कि सक्सेसफुली रन हो गया, इसलिए हम रिटर्न कर रहे हैं 0। और यहाँ ये जो मेन फंक्शन शुरू हुआ था यहाँ से, यहाँ आके मेन फंक्शन समाप्त हुआ है, ठीक है। अंडरस्टूड। अगर कोई क्वेश्चन है, अगेन प्लीज फील फ्री टू रीच आउट इन द कमेंट्स एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू विद दैट। अब है डेसिमल टू ऑक्टल नंबर कन्वर्जन। क्या डिफरेंस है दोनों में, हम जब ये देख रहे थे डेसिमल टू बाइनरी, तो हम डिवाइड करते थे 2 से। जब डेसिमल टू ऑक्टल है तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 8, एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम, राइट। यू रिमेंबर दैट, ये आप देखेंगे कि एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम, ओनली डिफरेंस इज हमने यहाँ पर इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग बाय 2 वी हैव डिवाइडेड बाय 8। जो मॉड्यूलर डिवीजन हमने किया है दैट इज डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं रीडिंग द डेसिमल नंबर, हम डिफाइन कर रहे हैं जो ऑक्टल नंबर है इक्वल्स टू 0, ठीक है। और पोजीशन, जिस पोजीशन पे हम अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि हम एक एक पोजीशन से कर रहे थे, राइट। लास्ट डिजिट को उसके पहले उसके पहले उसके पहले,
राइट। तो इक्वल्स टू 1, पहली पोजीशन मतलब लास्ट पोजीशन से स्टार्ट करने के लिए पोजीशन इक्वल्स टू 1। फिर उसके बाद में इज n ग्रेटर देन 0, इज द नंबर, जो डेसिमल नंबर की हम बात कर रहे हैं, इज इट ग्रेटर देन 0। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो ही हम आगे प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज हम उसको एज एन ऑक्टल नंबर प्रिंट कर देंगे। नाउ रिमाइंडर इक्वल्स टू n mod 8, इंस्टेड ऑफ n mod 2 हम n mod 8 कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ऑक्टल नंबर जिसको हमने 0 से डिफाइन किया है, 0 प्लस जो रिमाइंडर आया है इनटू द पोजीशन, राइट। क्यों? क्योंकि हमको हर पोजीशन का अलग नंबर मिलेगा, राइट। तो जैसे पहली बार मैंने सपोज मैं लेता हूँ 11, ठीक है, इसको 8 से डिवाइड करता हूँ तो इट विल गो वंस, राइट, इट विल गो वंस, राइट। और इसमें रिमाइंडर हमारा बचेगा 3, राइट। और ये जो 1 है ये रिमाइंडर रह जाएगा हमेशा के लिए, राइट। तो ऑक्टल में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 11 की, सही है, राइट, ठीक है। तो ये हमारा 13 आ गया, 13 आई मीन द ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन इज 13, राइट। सो अब यहाँ आप देखेंगे पहला रिमाइंडर क्या आया था 3, राइट, दिस इज ऑक्टल। पहला रिमाइंडर क्या आया था 3, राइट। तो वो गया यूनिट्स प्लेस पे बेस, और सॉरी यहाँ पे हम पोजीशन यूज कर रहे हैं, पोजीशन इक्वल्स टू 1 पे। नेक्स्ट इटरेशन में क्या हो जाएगा, पोजीशन इक्वल्स टू 10, पोजीशन इक्वल्स टू 10 उससे मल्टीप्लाई किया हमने रिमाइंडर को, राइट। तो उसका 10 हो गया, इसीलिए वो क्या हो गया, 13 टोटल हो गया, राइट। तो यहाँ कैसे हुआ, पहले इटरेशन में लेट्स से I1 में रिमाइंडर n mod 8, यहाँ पे क्या है n इक्वल्स टू 11, ठीक है। n mod 8 की वैल्यू आई 3, ठीक है, सॉरी I1 नहीं, R1 रिमाइंडर 1 की वैल्यू आई 3, या रिमाइंडर की वैल्यू आई 3 इटरेशन 1 में, राइट। पोजीशन की वैल्यू क्या है, पोजीशन की वैल्यू फर्स्ट इटरेशन में है 1, तो हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3। ऑक्ट की वैल्यू क्या है 0, राइट। ऑक्ट की वैल्यू फर्स्ट इसमें 0 है फर्स्ट इटरेशन में, तो 0 प्लस 3, तो फाइनली जो ऑक्टल नंबर की वैल्यू अभी आई वो आई 3। पोजीशन की वैल्यू इटरेशन 2 के लिए हो गई P2 इक्वल्स टू 1 इंटू 10 हो गई 10, n इक्वल्स टू n mod 8 हो गया, सॉरी n डिवाइडेड बाई 8 हो गया, n डिवाइडेड बाई 8 इंटीजर डिवीजन है, 11 डिवाइडेड बाई 8 का आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा, राइट। इटरेशन 2 में क्या डिविजिबल है 1 बाई 8, नहीं, तो आंसर क्या आएगा, अगर हम मॉड्यूलर डिवीजन करते हैं तो मॉड्यूलर डिवीजन से रिमाइंडर बच जाएगा डायरेक्टली 1, राइट। पोजीशन की वैल्यू क्या है सेकेंड इटरेशन के लिए 10, इनको मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू हो जाएगी 10, सॉरी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो, सॉरी हम इस तरीके से देखते हैं, ऑक्टल की वैल्यू है 3 प्लस पोजीशन 2 में वैल्यू है 10, राइट। इटरेशन 2 में पोजीशन की वैल्यू है 10 और रिमाइंडर की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा टोटल 13। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट आ जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट इटरेशन में क्या हो रहा है, n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 8, तो मतलब अभी n की वैल्यू क्या बची थी 1 डिवाइडेड बाई 8, ये 1 डिवाइडेड बाई 8 जब होगा सेकेंड इटरेशन में, तो ये क्योंकि मॉड्यूलर डिवीजन है तो 1 बाई 8 की वैल्यू क्या आएगी, आई एम सॉरी, ये डिवीजन रेगुलर डिवीजन है, बट क्योंकि इंटीजर इंटीजर का डिवीजन है तो वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये जब नेक्स्ट इटरेशन इटरेशन 3 के लिए जाएगा, यहाँ चेक करेगा इज n ग्रेटर देन 0, ये नहीं है ट्रू, तो ये सीधे जाके इसे प्रिंट कर देगा, तो हमारे पास आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। देन स्टॉप। अब धीरे धीरे हम कोड को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करेंगे, हम वेरिएबल नेम्स को थोड़ा आसान करेंगे, राइट, छोटा करेंगे, कोड को फास्ट करने के लिए हम कुछ चीज़ों को थोड़ा थोड़ा एडवांस करने की कोशिश करेंगे अगले कुछ कोड्स में, ठीक है। इंक्लूड stdio.h, राइट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इंट मेन, आपको पता है क्या करना है, इंट मेन क्या है, यहाँ से हमारा जो भी कंपाइलर है वो कोड रन करना शुरू करेगा। इंट
इंटीजर में n हमने लिया नंबर के लिए, जो इनपुट नंबर है उसको हमने नाम दिया है n, रिमाइंडर को REM OCT फॉर ऑक्टल, POS फॉर पोजीशन, और हमने ऑक्टल को जो हमारा आउटपुट वेरिएबल रहने वाला है उसको किया है 0 से इनिशियलाइज, और POS जो हमारा पोजीशन होने वाला है उसको हमने किया है 1 से इनिशियलाइज। क्यों किया है हमने पिछले जब हम एल्गोरिथम समझ रहे हैं हमने देखा है। हमने रिक्वेस्ट किया एंटर अ डेसिमल नंबर, स्कैन एफ परसेंट डी मतलब इंटीजर का एम्परसेंड इनटू एन, एन जो हमारा नंबर रहने वाला है डेसिमल में। इफ एन इक्वल इक्वल टू 0, पहले ही हम क्या कर रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं। अगर एन स्टार्टिंग में ही 0 है तो हम रन क्यों करें कोड को, हम डायरेक्टली बोलेंगे ऑक्टल नंबर इक्वल टू 0, राइट, बैकस्लैश एन, रिटर्न 0, कोड खत्म हमारा। अगर किसी ने 0 एंटर किया है तो हम इतना बड़ा प्रोसेस चेक करने का और कोड रन करने का क्यों करें। अगर तुमने 0 एंटर किया उसका मतलब है 0 है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे हम फास्ट एग्जीक्यूशन हैंडल कर सकते हैं, राइट। तो एक से इफ स्टेटमेंट ऐड किया, बट अगर किसी ने 0 वैल्यू डाली है तो आपका काफी प्रोसेसिंग बच गया, राइट। नेक्स्ट, वाइल एन ग्रेटर देन 0, राइट, एन ग्रेटर देन 0 पे क्या करना है, रिमाइंडर इक्वल्स टू एन मॉड इट, राइट, ऑक्टल नंबर इक्वल्स टू ऑक्टल प्लस रिमाइंडर इनटू पोजीशन, हमने जो आगे डिस्कस किया था, पोजीशन इक्वल्स टू पोजीशन इनटू 10, और नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय 8, राइट, प्रिंट ऑक्टल इक्वल्स टू परसेंट डी बैकस्लैश एन ऑक्टल, राइट। समझ में आया आपको कोड, गेट सी एच, होल्डिंग द स्क्रीन, रिटर्न 0, कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, राइट, और क्लोज। अब इसमें हमने क्या ऐड किया एक्स्ट्रा, सिर्फ इतना पार्ट, राइट। इससे क्या हुआ, कोड मच बेटर हो गया। और अगर सपोज किसी ने यहाँ n इक्वल्स टू 0 डाला होता और हम ये पार्ट नहीं डालते, क्या होता, वाइल n ग्रेटर देन 0, ये रन ही नहीं होता, हमारे पास ऑक्टल की कोई वैल्यू ही नहीं आती। प्रिंट एफ ऑक्टल इक्वल्स टू परसेंट डी, वैल्यू ऑक्टल इक्वल्स टू 0 ही है, डायरेक्टली 0 प्रिंट हो जाता, राइट। तो इस कोड ब्लॉक का मतलब क्या है, ये फिलहाल इस एरिया में कोई कोड ब्लॉक काम नहीं कर रहा है, राइट। इससे बेटर कोडिंग हो सकती है, बट हमने ये क्यों ऐड किया, जस्ट टू लेट यू नो कि और भी तरीके होते हैं चेक करने के, राइट। देर आर थिंग्स दैट आर अ पार्ट ऑफ सी प्रोग्राम विच विल हेल्प यू इन लर्निंग मोर, राइट। जैसे ये n इक्वल्स टू 0, ये क्या है, ये, और ये इफ n इक्वल्स टू 0, इफ क्या है, इफ स्टेटमेंट है, दिस इज कॉल्ड अ कंट्रोल स्टेटमेंट, राइट। इससे हम प्रोसेस के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हम कुछ कोड अननेसेसरी ऐड कर रहे हैं हमारे जो एक्चुअल कोड है उसमें, बट हमें एक नया चीज सीखने मिला, राइट। तो अगर आपको कभी इस कोड की आपको ऐसा कोड लिखने आए तो आपको ये लिखने की जरूरत है नहीं है, ये कोड हमने क्यों लिखा, जस्ट टू अंडरस्टैंड, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, दिस कोड वर्क्स फॉर डिस्प्लेइंग ऑक्टल नंबर्स फॉर अ स्मॉल वैल्यू, बट इफ n is large there is a risk of integer overflow and you have no way to access the individual digits later, right. अब अगर आपके स्मॉल नंबर्स है इंट के तो इट वर्क्स फाइन, बट अगर बहुत बड़ा नंबर आपके पास आ जाए तो इट वोंट वर्क, राइट। तो ऐसे ये एक सिंपल सोल्यूशन लेने की कोशिश की हमने, बट उसमें कुछ और नया सीखने की कोशिश की है, राइट। अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो जस्ट फील फ्री टू रीच आउट, राइट। कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए अगर कोई डाउट्स है इसमें तो। अब मेरा आइडिया ये ऐड करने का सिर्फ इतना था कि आपको इफ स्टेटमेंट के बारे में और बताया जाए, राइट। उसके अलावा एक और क्वेश्चन हम देखेंगे जब हम हेक्साडेसिमल कन्वर्जन देखेंगे, तो इसको परफेक्टली कैसे किया जाए, राइट, वो भी देख लेंगे। वो हम देखेंगे एरेज के थ्रू, राइट। पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता था इफ स्टेटमेंट, आगे हेक्साडेसिमल के कोड में हम एरेज को इंक्लूड करेंगे। बट अगर मैं एरेज और इफ स्टेटमेंट एक साथ इंट्रोड्यूस करता तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। तो जस्ट डोंट माइंड, ये कोड ऑफ कोर्स ये कोड रिडंडेंट है, इसका कोई यूज नहीं है इस पर्टिकुलर कोड ब्लॉक में, बट इससे आपको इफ स्टेटमेंट समझने में आसानी हुई, राइट। तो जब इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम करेंगे हेक्साडेसिमल समझने के लिए तो आपको आसानी से समझ में आएगा, राइट। नेक्स्ट इज ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल कैसे करते थे, जैसे 2 की पावर्स में हम चलते हैं इन बाइनरी, यहाँ हम 8 की पावर्स में चलेंगे, राइट। तो द
कोड रिमेन्स एग्जैक्टली द सेम, एल्गोरिथम रिमेन्स एग्जैक्टली द सेम, जो ऐसा हमारा बाइनरी का था। यहाँ सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या हुआ है, बेस, राइट, ये बेस चेंज हुआ है सिर्फ, राइट। तो फ्लो चार्ट ऑल्सो रिमेन्स एग्जैक्टली द सेम। आप समझ पा रहे हैं चीजें कितनी आसान हो जाती है वंस यू स्टार्ट यूजिंग एल्गोरिथम्स, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट थिंग्स स्टेप वाइज। आप समझ पा रहे हैं हर चीज सेम है, सिर्फ क्या चेंज किया हमने, हमने सिर्फ यहाँ पे चेंज किया बेस और प्रॉब्लम सॉल्व, राइट। कोड इसका एक बार देख लेते हैं, क्विक, राइट। यहाँ क्या किया है हमने, हमारा हेडर फाइल द लाइब्रेरी है हमारी, जिसमें हमारे सारे फंक्शन स्टोर्ड है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, राइट। यहाँ पे इंटीजर में डिफाइन किया है n, जो कि हमारा इनपुट वेरिएबल रहेगा, जिसमें हमारा सॉरी ऑक्टल नंबर जाएगा। यहाँ पे हमारा rem जो कि है हमारा रिमाइंडर, डेसिमल को हमने स्टार्ट किया 0 से, इनिशियलाइज किया है 0 से, राइट। बेस इक्वल्स टू 1, बेस को इनिशियलाइज किया है 1 से, हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे 8 से, राइट। 8 की पावर 0 इज 1, जिससे हमने इनिशियलाइज किया, उसको जब वापस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बिकम 8 टू द पावर, सॉरी 8 टू द पावर 0 इज 1। तो हमने वहां से इनिशियलाइज किया है, नेक्स्ट हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, विच विल बिकम 8 टू द पावर 1। नेक्स्ट हम उसके बाद जाएंगे 8 टू द पावर 2 पे, जब वापस से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जितने भी उसमें डिजिट्स है उस पे बेस वो उसकी अलग अलग पावर्स को हम कन्वर्ट करके एंड विल गेट टू द डेसिमल नंबर, ठीक है। कोई भी डाउट इसमें अगर आपको है प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए एग्जैक्ट क्या क्वेश्चंस है आपके, एंड वी विल टेक दोस, ठीक है। तो अब तक हमें क्या समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया कि जो अल्गोरिदम्स है दे रिमेन एग्जैक्टली द सेम, कुछ कुछ चेंजेस होते हैं क्योंकि द मेथड रिमेन्स द सेम, राइट। और हमने सीख लिया लूप कैसे काम करता है, स्पेसिफिकली हमने यहाँ यूज किया है वाइल लूप, आगे हम फॉर लूप का भी इस्तेमाल करेंगे, राइट। हमने सीख लिया है इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है, राइट। हमने सीख लिया है स्कैन फंक्शन कैसे काम करता है, प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, राइट। डेसिमल के किस किस तरीके, सॉरी वेरिएबल के किस किस तरीके के फॉर्मेट्स होते हैं, इट कुड बी इंटीजर, इट कुड बी फ्लोट, इट कुड बी लॉन्ग लॉन्ग इंट, राइट। ऐसे कई तरीके के फॉर्मेट हो सकते हैं, राइट। मेन फंक्शन इज द मेन फंक्शन जहां से कंसोल, सॉरी जहां से हमारा कंपाइलर कोड एग्जीक्यूट करना शुरू करता है, राइट। अब नेक्स्ट हम जाएंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर पे, ठीक है। इस कोड को थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो हम थोड़ा समय लेंगे, बट अगर आपको कोई क्वेश्चन है अगेन फील फ्री टू रीच आउट, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं हम एल्गोरिथम से हेक्साडेसिमल के, कैसा रहेगा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, एग्जैक्टली सेम रहेगा जिस तरीके से हेक्साडेसिमल टू बाइनरी था, या सॉरी डेसिमल टू बाइनरी था या डेसिमल टू ऑक्टल था। डेसिमल टू बाइनरी हमने डिवाइड किया 2 से, डेसिमल टू ऑक्टल में डिवाइड किया 8 से, हेक्साडेसिमल में डिवाइड करेंगे 16 से, राइट। इनिशियलाइज i इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या चेंज हो रहा है, i इक्वल्स टू 0 में कहाँ से लेके आया, ये हमें जरूरत पड़ेगी लूप्स के लिए, ठीक है। लूप के अलावा हमें यहाँ एक चीज और ध्यान रखनी होगी, कॉम्प्लेक्सिटी, कि हेक्साडेसिमल में केवल नंबर्स नहीं होते, उसमें 9 के बाद 10 की जगह ए भी आता है, राइट। तो हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, ए टू एफ हमें अल्फाबेट्स भी यूज करने हैं, तो उसके लिए एक वेरिएबल आया है हमारे लूप्स को हैंडल करने के लिए, राइट। रिपीट व्हेन नंबर्स ग्रेटर देन 0, रिमाइंडर एन मॉड 16, राइट। मॉड्यूलर डिवीजन समझ चुके हैं अब तक हम कि इसमें आउटपुट हमारा जो आता है वो रिमाइंडर आता है, स्टोर रिमाइंडर आई इन हेक्स ऑफ आई। अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक हम स्टोर कर रहे थे रिमाइंडर को, और फिर पोजीशन से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, बट यहाँ इतना आसान नहीं है, राइट। अगर हम कैरेक्टर ए ला लें तो उसके बाद हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इंटीजर में, ए इज नॉट एन इंटीजर, इट्स अ कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर अपने में एक अलग क्लास होता है, आई एम सॉरी, अपने में एक डेटा टाइप होता है, इट्स नॉट अ क्लास, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, अपने में एक डेटा टाइप होता है, राइट। कैरेक्टर इज अ डिफरेंट डेटा टाइप। अब हेक्स ऑफ आई जो मैं लिख रहा हूं, ये जो आई है ये डिफाइन करता है पोजीशन, पोजीशन इन एन
एरे। एरे क्या होता है? पहले हम क्या कर रहे थे, जैसे मैंने डिफाइन किया था एन, ये इसको किया था डेसिमल नंबर। तो ये क्या कर रहा था, एक मेमोरी जो है हमारी, उसमें एक ब्लॉक ले रहा था इतना, ठीक है, ये जो एक एरिया है, लेट्स से हमारा 64 बिट सिस्टम है तो 64 बिट ले रहा था, ठीक है। 64 बिट का नाम दे दे रहा था एन, और ये इस वेरिएबल के लिए होल्ड करके रख ले रहा था। अब हम जब एरे डिफाइन कर रहे हैं हेक्स, लेट्स से मैंने इसको 10 का एरे डिफाइन किया है, तो ये एक जगह होल्ड करने की जगह ये 10 जगह होल्ड कर ले रहा है, ठीक है। और इसमें नंबर शुरू होता है 1 2 3 4 5 6, नहीं, ये जो 10 है ये शुरू होगा 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 9। तो जो राहुल गांधी बोल रहे थे कि जीरो हाउस नंबर नहीं हो सकता, बट एरे में जीरो हाउस नंबर होता है। जो हमारा इंडेक्स है वो स्टार्ट होता है 0 से, 1 से नहीं, ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो जो हेक्स ऑफ 10 है उसका जो सबसे बड़ा पोजीशन होगा, उसका जो इंडेक्स होगा वो 9 होगा, 10 नहीं होगा, राइट। शुरू होता है 0 से, ठीक है। तो इस तरीके से ये डेटा को होल्ड करता है। तो मैं बोल रहा हूँ हेक्स ऑफ आई में स्टोर करते हैं। हेक्स ऑफ आई में क्या कर रहे हैं कि मैं किसी एक पोजीशन में जाके स्टोर कर रहा हूँ। किस पोजीशन में कर रहा हूँ ये हम तब देखेंगे जब हम आगे इसको देखेंगे, ठीक है। अगेन एन इक्वल्स टू एन डिवाइड बाई 16, जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, ठीक है। अब आई इक्वल्स टू आई प्लस वन कर रहे हैं और उसको इनिशियलाइज किया है 0 से। 0 से किया है तो 0 मतलब जो पहला हमने डिवाइड किया वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा इस पोजीशन पे। रिमाइंडर का फर्स्ट इटरेशन का जो रिमाइंडर है वो जाएगा 0 में। हमने क्या किया, आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, सेकेंड इसमें उसकी वैल्यू हो गई 1, तो जो सेकेंड इटरेशन का रिमाइंडर है वो कहाँ जाएगा, पोजीशन 1 पे जाएगा। थर्ड इटरेशन आई प्लस वन, इसे हम और क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में बात किया था कि माइनस माइनस लिख सकते हैं, तो इसको हम आई प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। दिस कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑपरेटर। जैसे हमने पहले डिक्रीमेंट देखा था, दिस इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये इस तरीके से अलग अलग पोजीशंस पे स्टोर करते जाएगा एरे में। अब आप समझ पा रहे हैं क्यों हमने ये किया है? क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमें ये चेक करना है कि भैया ये अगर 10 to 15 है, तो हम 10 to 15 नहीं, हमें A to F प्रिंट करना है, राइट। तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम इसीलिए हर जो नंबर है उसको एक सेपरेट एरे लोकेशन में स्टोर कर रहे हैं, और हम उसको सेपरेटली A to F में भी कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ स्टॉप कर देना है। तो इस तरीके का कुछ हमारा फ्लो चार्ट बनेगा, जो कि प्रिटी मच सिमिलर टू प्रीवियस वंस। अगर आप यहां तक देखें तो, राइट, अगर आप यहां तक इसे देखेंगे तो दिस इज प्रिटी मच सिमिलर। ओनली चीज चेंज क्या हुई है, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर हेक्साडेसिमल नंबर 10 से ज्यादा है, राइट, यहाँ पर 10 से ज्यादा आ गया, 10 से ज्यादा है तो उसको हमें कन्वर्ट करना है A to F में। और यहाँ जो प्रिंट करना है, क्योंकि हमें नंबर प्रिंट नहीं करना है, अब हमें एरे प्रिंट करना है। हम एरे एक साथ प्रिंट नहीं कर सकते। एरे को प्रिंट करने के लिए हमें अगेन लूप चलाना पड़ता है। वो कैसे करते हैं हम आगे देखेंगे, बट इतने सिर्फ ये दो चेंजेस है। इसके अलावा सारा कोड सेम है, सारा फ्लो चार्ट सेम है, सारा एल्गोरिदम सेम है, राइट। अब ये कैसे होता है ये हम कोड में देखेंगे, ठीक है। अगेन हमारे फ्रेंड्स है हेडर stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, जहां हमारी सारी फंक्शंस का डेफिनेशन स्टोर्ड है, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट सी एच, इनका मतलब इनका प्रोग्राम, जो इनके स्टेप्स है, जो इनका कोड है वो स्टोर्ड है, ठीक है। इंट में यहाँ से जो हमारा कंपाइलर है वो कोड को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। यहाँ हमने इंटीजर में 3 वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं। एन जो इनपुट नंबर आएगा डेसिमल में वो, रिमाइंडर, और आई जो हमारा लूप का वेरिएबल था। फिर हमने कैरेक्टर में, कैरेक्टर अनदर डेटा टाइप, ठीक है। जैसे इंटीजर था, फ्लोट था, वैसे ही कैरेक्टर एक डेटा टाइप है। कैरेक्टर में एक, यहां हमने क्या डिफाइन किया है, यहां हमने डिफाइन किया है एरे। इसे हम कहते हैं एरे, इन्हें हम कहते थे वेरिएबल। एन, रिमाइंडर, आई, ये सब वेरिएबल्स है। ये है हमारा एरे। इसमें हमने कितने पोजीशन लिए हैं, 20। तो ये क्या करेगा, मेमोरी में 20 ब्लॉक स्टोर कर लेगा कैरेक्टर साइज के, ठीक है। ये इसने 20 स्टोर कर लिए हैं। ये इसने लॉक करके रख लिया कि भैया ये मेरे हैं। और इसमें शुरू कहां से होगा, 0 1
टू कहाँ तक जाएगा, फाइनल 19 तक। ये इसके इंडेक्सेस होंगे, ये इनके एड्रेसेस है। ठीक है, अब उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि डेसिमल नंबर दीजिए, उसको %d जो कि इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है उससे एंड % पुट इट इन n। इफ n इक्वल्स टू 0 प्रिंट हेक्साडेसिमल 0। राइट, मैंने क्या किया इसे, मैंने इसे अगेन इफ स्टेटमेंट ऐड किया है ताकि आपको इफ स्टेटमेंट समझ में आए। ठीक है, समझ में आ गया इफ स्टेटमेंट। एक बार और एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। राइट, इफ n इज इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू, हम इक्वल टू जब करते हैं, if n equals to 0, if you write this in programming, any programming language, this is called assignment। इसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते एज अ कंडीशन। ठीक है, जो कंडीशन है उसमें हम चेक करते हैं n इक्वल्स टू 0, ये है कंडीशन चेक। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर को नहीं इस्तेमाल करना है हमें, हमें कंडीशन चेक के ऑपरेटर को इस्तेमाल करना है। तो इक्वल टू इज एन असाइनमेंट, इक्वल्स टू इज चेकिंग वेदर इट इज ट्रू और नॉट। राइट, अगर 0 है तो डायरेक्टली प्रिंट कर दो। ठीक है, आई होप आपको इफ स्टेटमेंट्स अच्छे से समझ में आ गया है। राइट, वाइल एन ग्रेटर देन 0 हमारा फ्रेंड लूप है, ये वाइल लूप। n का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, हमने सारे कोड्स में इस्तेमाल किया है इसे। रिमाइंडर इक्वल्स टू n mod 16, आपको पता है मॉड्यूलर डिवीजन कर रहे हैं, रिमाइंडर हमें मिलेगा। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। अब आपको समझ में हम क्यों इफ स्टेटमेंट पढ़ रहे थे पहले, क्योंकि कोड अब थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। वाइल स्टेटमेंट के अंदर अब हम इफ स्टेटमेंट को ऐड कर रहे हैं। राइट, हेक्स ऑफ i इक्वल्स टू रिमाइंडर प्लस 0। ठीक है, तो ये जो है हमने यहाँ पे कहा कि भाई 0 से 9 तक की जो वैल्यू है वो यहां आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एल्स। इफ एल्स का क्या होता है, इफ स्टेटमेंट का हमने क्या देखा, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अगर n इक्वल्स टू 0 नहीं है तो ये पूरा ब्लॉक स्किप हो जाएगा। राइट, और डायरेक्टली यहां चला जाएगा। इफ एल्स का ऐसा नहीं होता। इफ एल्स का क्या होता है, अगर ये ट्रू नहीं है तो यहां चला जाएगा, बट ये डायरेक्टली नेक्स्ट ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये करेगा एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट। तो अगर रिमाइंडर लेस देन 10 है तब तो वो सीधे रिमाइंडर इक्वल्स टू जो हेक्स ऑफ आई है इक्वल्स टू रिमाइंडर प्लस 0 कर देगा। ठीक है, अब रिमाइंडर प्लस 0 को कैरेक्टर में क्यों किया है। राइट, आप ये पूछेंगे कि सर ऑलरेडी तो हमारे पास 0 to 9 ये नंबर रिमाइंडर में था, अगर ये लेस देन 10 है तो हमारे पास, सपोज अगर हमारे पास में इसमें वैल्यू है लेट्स से 2, तो 2 तो पहले ही था, आपने इसमें प्लस 0 कैरेक्टर ऐड क्यों किया। क्योंकि ये जो 0 कैरेक्टर है और ये जो 0 है ये दोनों अलग चीजें हैं। ये जो 0 है इसकी वैल्यू 0 है, बट ये जो 0 है जो कि आपने स्ट्रिंग में दिया है इसको, सॉरी जो कि आपने कैरेक्टर में दिया है, कैरेक्टर में इसकी एक आस्की वैल्यू होती है। आस्की वैल्यू होती है जिसमें हर वैल्यू का एक कोड होता है। ठीक है, तो ए टू जेड का एक कोड है, उसके बाद 0 to 9 का अलग से कोड है जो कैरेक्टर में है। तो हमने क्या किया, 0 जो ये इसको ऐड कर दिया। अगर ये रिमाइंडर की वैल्यू 0 है, 0 प्लस ये 0 इक्वल्स टू ये जो इसकी आस्की वैल्यू है वो आस्की वैल्यू रह जाएगी, क्योंकि हम ऐड, आस्की वैल्यू क्या है, आस्की वैल्यू जो है 0 का न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी वैल्यू है 256, तो ये इसकी अगर इसकी वैल्यू है 256 आस्की वैल्यू, तो मैं इसमें 0 ऐड करूँ तो इसकी वैल्यू रह जाएगी 256। राइट, अब अगर सपोज मेरे पास 2 था प्लस ये 0, अब इसकी आस्की वैल्यू है 256, तो ये 2 प्लस 256 इक्वल्स टू 258, जो कि आस्की वैल्यू हो गई 2 की। आई एम नॉट श्योर आस्की वैल्यू 256 ही है, आई एम नॉट 100% श्योर, बट इफ आई रिमेंबर करेक्टली है। अगर नहीं है तो प्लीज फॉरगिव मी ऑन दिस, हम चेक कर सकते हैं, इट इज इजीली अवेलेबल ऑन द वेब। राइट,
तो आप समझ पा रहे हैं मैंने ये क्यों किया है, राइट। तो हमको अगर ये 0 to 9 के बीच में है तो हमें इसका आस्की इक्विवेलेंट मिल जाएगा। आस्की इक्विवेलेंट मतलब ये कैरेक्टर मिल जाएगा हमें। तो हमें जो डिस्प्ले होगा वो 0 ही होगा, पर वो एज अ कैरेक्टर है, क्योंकि हमारा जो ये, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं जो हेक्स ये एरे है, ये कैरेक्टर एरे है, ठीक है। तो हमने ये जो रिमाइंडर हमारे पास आया था न्यूमेरिक, उसको कन्वर्ट कर लिया कैरेक्टर में, ठीक है। तो 0 न्यूमेरिक को 0 कैरेक्टर, 2 न्यूमेरिक को 2 कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लिया उसकी आस्की वैल्यू यूज करके, ठीक है। अब सिमिलरली एल्स, मतलब अगर वो 9 से ज्यादा है, सॉरी 10, हाँ 9 से ज्यादा है, 10 है या 10 से ज्यादा है, तो वो एल्स ब्लॉक में चला जाएगा। इफ स्टेटमेंट में चेक किया, अगर 0 से 9 के बीच में है तो भाई हम उसको 0 वाले कैरेक्टर रेंज में रखेंगे। अब आज की वैल्यू अब सपोज ए की है 155, अगेन आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, मुझे ठीक से याद नहीं है, हमें चेक करना होगा, ठीक है। 155 अगर ए की वैल्यू है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर उसमें से जो भी वैल्यू है उसमें से 10 निकाल दे रहे हैं। 10 क्यों निकाल दे रहे हैं, अगर सपोज रिमाइंडर बचा है 10, रिमाइंडर अगर 10 बचा है तो जो रिमाइंडर वेरिएबल है उसमें वैल्यू है 10, हमें वो 10 नहीं चाहिए, हमें उसका इक्विवेलेंट आस्की कैरेक्टर चाहिए। हम उसको ऐड कर रहे हैं ए, 10 का मतलब क्या होता है ए, तो यहाँ पे क्या होगा 10 माइनस 10, ये हो जाएगा 0 प्लस ए का आस्की कैरेक्टर है 155, आंसर आ गया 155। 155 का आस्की वैल्यू क्या है ए, राइट। तो अगर सपोज यहाँ पर 0 है तो ये ए आ गया। अगर सपोज मतलब अगर 10 था रिमाइंडर तो ए आ गया। अगर 11 था तो 1 प्लस ए हो जाएगा जो कि बी हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 12 था, राइट, अगर रिमाइंडर सपोज 12 था, अगर रिमाइंडर 12 था, 12 माइनस 10 मतलब 2, 2 प्लस ए जो कि हो जाएगा सी, समझ गया। तो हम इस तरीके से 0 to 9 का हमने कैरेक्टर वैल्यू निकाल लिया और A to F का कैरेक्टर वैल्यू निकाल लिया यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, आई प्लस प्लस जो हमने डिस्कस किया है, इट इज द इंक्रीमेंट ऑपरेटर, आई की वैल्यू को बढ़ा दिया तो हम नेक्स्ट इटरेशन में जा रहे हैं, ठीक है। n इक्वल्स टू n बाय 16, नंबर को डिवाइड कर लिया 16 से, और यहाँ हमारा कौन सा लूप क्लोज हुआ है, वाइल लूप क्लोज हो गया है यहाँ पर, ठीक है। प्रिंट ऑफ हेक्साडेसिमल इक्वल्स टू, अब हमें हेक्साडेसिमल नंबर को प्रिंट करना है, हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर यहाँ आया है, राइट, ये 20 ब्लॉक्स में, इसका नाम है हेक्स ऑफ आई, हेक्स ऑफ आई, आई मीन हेक्स ऑफ आई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आई हम एज अ पोजीशन आर्गुमेंट ले रहे थे पहले लूप में, वाइल लूप में। अब हमें किस लूप में जाना है, अब हमें जाना है फॉर लूप में। फॉर लूप का सिंटेक्स क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, फॉर लूप का सिंटेक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, फॉर j इक्वल्स टू i माइनस 1, ये क्या है, इसे हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। जैसे यहाँ हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे थे, सॉरी यहाँ हम डिक्लेयर कर रहे थे, यहाँ पे डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ डिक्लेयर भी यही कर लिया। अगर हम इसे इंट यहाँ यहाँ अगर हम j लिख देते, राइट, तो इसे यहाँ इंट लिखने की जरूरत नहीं थी, बट हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसने इनिशियलाइजेशन की जगह हमने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन प्लस सॉरी डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन कर दिया। डिक्लेरेशन मतलब वेरिएबल को डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज मतलब उसमें कोई वैल्यू डालना, ठीक है। तो इंट इक्वल्स टू आई माइनस 1, ठीक है, जे सॉरी इंट जे इक्वल्स टू आई माइनस 1। तो ये सपोज 5 डिजिट नंबर था, आई इक्वल्स टू 5 तक के था, राइट। आई इक्वल्स टू 5 क्यों हो गया, क्योंकि इसमें एक्चुअली 4 ही डिजिट रहे होंगे। क्यों, क्योंकि आपको याद है हम चेक करते हैं 0 हो गया है क्या, लेकिन 0 तो पिछले इटरेशन में ही हो जाता है, लेकिन आई प्लस प्लस तो हो गया उसके बाद भी, आई प्लस प्लस भी हो गया। तो मतलब अगर इटरेशन 4 था, फिर उसके बाद इटरेशन 4 में यहाँ पे वैल्यू हुई n इक्वल्स टू 0, इटरेशन 4 था तो आई की वैल्यू 4 थी, यहाँ आई प्लस प्लस हो गया तो आई की वैल्यू 5 हो गई, तो ये तो बढ़ गई ना एक वैल्यू, तो उसे हमने कम कर लिया। j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 जब तक के लास्ट पोजीशन तक नहीं पहुंचता। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, उल्टा लूप क्यों लगा रहे हैं, आपको याद है हमारा जो हेक्साडेसिमल नंबर बना था, राइट, वो 0 से शुरू होता है 20 तक जाता है। हमने स्टोर कैसे करना शुरू किया था,
सबसे लास्ट वाला जो रिमाइंडर आया था, मतलब सबसे पहले जो रिमाइंडर निकला था लास्ट पोजीशन पे जाना चाहिए, जो लास्ट पोजीशन पे जाना चाहिए वो यहाँ आया है, लास्ट, राइट, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, सॉरी ये 19 तक रहेगा क्योंकि 20 डिफाइन किया है ना, ये 19 तक रहेगा। तो यहाँ ऐसे लास्ट है, सेकेंड लास्ट है, थर्ड लास्ट है, फोर्थ लास्ट है, ये इस तरीके से आ रहा है। और ये 19 पे क्या होगा, लार्जेस्ट, फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, शुरू 19 से कर रहे हैं और अब धीरे 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 हम जीरो तक जाना चाह रहे हैं। तो हम ये इस तरीके से इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, राइट। तो हमने जो यूनिट्स, टेंस, डिजिट्स निकाले थे, अब उनको उल्टा प्रिंट करना पड़ेगा, राइट। पहले लाख का डिजिट प्रिंट होता है, फिर यूनिट डिजिट प्रिंट होगा ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लूप को चला रहे हैं डिक्रीमेंट ऑर्डर में। और हमने यहाँ क्या फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज किया है, आप देखिएगा, प्रिंट एफ परसेंट सी। परसेंट सी क्या है यहाँ, परसेंट सी क्या है, परसेंट सी इज फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर, किस चीज के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये, फॉर कैरेक्टर्स, ठीक है। इसीलिए हमें 0 to 9 मिल रहा था यहाँ रिमाइंडर में, यहाँ रिमाइंडर में 0 to 9 मिल रहा था, बट हमें वो 0 to 9 नहीं चाहिए था। वो 0 to 9 का कुछ और मतलब होता है कैरेक्टर में। कैरेक्टर में हमें वो आस्की वैल्यूज चाहिए 0 to 9 की, जो जब मैं कैरेक्टर करके उसे प्रिंट करूंगा तो उसमें वैल्यू 0 to 9 आनी चाहिए, ठीक है। कैरेक्टर 0 to 9 वैल्यूज चाहिए हमें, इंटीजर 0 to 9 वैल्यूज नहीं चाहिए। उसका इंटीजर इक्विवेलेंट 256 होगा, 257 होगा, उस तरीके की वैल्यूज होंगी, राइट, जो उसका आस्की इक्विवेलेंट है। प्रिंट किया हमने बैकस्लैश एन, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, गेट सी एच, होल्ड करने के लिए स्क्रीन को, रिटर्न 0, कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट, हमने क्लोज कर दिया, राइट। तो ये हमारा कोड बना डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन का। आई ट्राइड टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। मैंने काफ़ी चीज़ों से आपको इफ़ और एल्स से भी फेमिलियर कराने की कोशिश की, इफ़ से ज़्यादा, क्योंकि इफ़ एल्स इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ इफ़। अगर इफ़ स्टेटमेंट सही से काम नहीं करता, मतलब इफ़ का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, तो हम एल्स कंडीशन में चले जाते हैं ना, ये नहीं तो ये करो, इस तरीके से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ पुट इट इन कमेंट सेक्शन, हम उसे आंसर करने की कोशिश करेंगे। अब हमने देख लिया है डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, और हेक्साडेसिमल, सॉरी डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, राइट। अब मैं एक चीज़ करना चाहूँगा कि मैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल आपको नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि वो जो है, मैं चाहता हूँ कि आप अपने ओर से कोशिश करें कि हेक्साडेसिमल टू डेसिमल का कोड किस तरीके से बनेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे करना है, ऑक्टल टू डेसिमल कैसे करना है। जैसे आपने देखा कि जैसे हमने डेसिमल टू बाइनरी किया है, जैसे हमने डेसिमल टू ऑक्टल किया, जैसे हमने वैसे ही एग्जैक्टली हमने डेसिमल टू हेक्साडेसिमल किया, राइट। सिर्फ इसमें एक चीज़ ऐड हुई, जो कि हमें ए टू एफ हैंडल करने की ज़रूरत थी, और प्रिंट करने में हमें एरे इस्तेमाल करना पड़ा। तो मैं चाहूँगा कि आप जो आपका फॉर्मेट आपने इस्तेमाल किया है, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, उसको इस्तेमाल करके एक बार एल्गोरिथम बनाने की ट्राई करिए, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन की, उसका कोड लिखने की कोशिश कीजिए। और वो कोड का अगर आप चाहें तो गिटहब रिपोजिटरी या शेयर ड्राइव हमें शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हम चेक कर सकते हैं उसे। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ रीच आउट टू अस, और हम उसे आंसर करने की कोशिश करेंगे। जस्ट टू टेल यू, ये एक्सरसाइज हमने ऑलरेडी बात किया कि आपको समझाने के लिए है कि किस तरीके से एल्गोरिदम डेवलप होते हैं, किस तरीके से फ्लो चार्ट्स डेवलप होते हैं, किस तरीके से उनका कोड लिखा जाता है, राइट। क्योंकि अगर और क्या किस तरीके के कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज होते हैं, किस तरीके के लूप स्टेटमेंट्स यूज होते हैं, डिसीजन स्टेटमेंट्स किस तरीके के इस्तेमाल होते हैं, जैसे इफ एल्स है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, किस तरीके से लूप चलते हैं, वाइल लूप देखा हमने, फॉर लूप देखा, अलग अलग तरीके के वेरिएबल किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। तो हमने काफ़ी कुछ सीखा इसमें, राइट। बट अगर आपको एक्चुअली कभी सी कोड में, एंड दिस इज जस्ट एन एडिशनल इनसाइट, बिकॉज आई डेंट वॉन्ट टू डू इनजस्टिस टू यू एंड टू योर इंटेलिजेंस, कि आपको मैं इतना सब ये बताऊं और आपको रियलिटी नहीं बताऊं कि
इस कोड के लिए इतना सब करने की ज़रूरत एक्चुअली होती नहीं है, राइट। हमारे पास बिल्ट इन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं, राइट। तो जैसे ऑक्टल के लिए है %o, राइट। सपोज अगर मैं एग्जांपल दूँ, डेसिमल में नंबर है 254, अगर मैं सिर्फ उसको प्रिंट %o कर दूं, राइट। तो सपोज मैंने इनपुट नंबर लिया, मैंने उनसे कहा कि भाई इनपुट दीजिए, तो मैंने स्कैन एफ किया, %d में मैंने लिया n को, तो ये मेरे पास क्या आ गया, डेसिमल में नंबर। और मैं सिर्फ अगर प्रिंट एफ करूं %o एम्परसैंड n, तो ये मुझे एक्चुअली उसका इक्विवेलेंट 376 दे देगा। सिमिलरली हेक्साडेसिमल के लिए %x है, %x स्मॉल में होता है, वो लोअर केस में प्रिंट करने के लिए, %x जो अपर केस होता है वो अपर केस में प्रिंट करने के लिए। और इसको आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, राइट। अगर आप स्कैन %o से करेंगे एंड प्रिंट %d से करेंगे तो वो ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन भी हो जाएगा, राइट। और पहले नहीं होता था, बट आजकल %b और %b ये भी आ गया है, ये है फॉर बाइनरी कन्वर्जन्स। ये अभी जो लेटेस्ट टर्बो सी कंपाइलर्स है उनमें अवेलेबल है बाइनरी कन्वर्जन्स के लिए। ये होता है विथ लीडिंग जीरोस। अगर स्टार्टिंग में कुछ जीरोस हैं तो वो उसे इस्तेमाल करता है, %b उसे इस्तेमाल नहीं करता है, वो उसको ट्रिम करके सीधे वन, जो पहला वन है वहां से शुरू करेगा, राइट। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं, दैट इज फॉर यू टू लर्न मोर अबाउट how algorithms work, how flowcharts work, and how you can write code in that. But I didn't want to insult your intelligence by not telling you कि ये सब चीज़ें ऑलरेडी सी में वन लाइन कोड होती हैं। बट जो हम अगले स्टेप्स देखेंगे, राइट, जैसे हम जो हमारे मैथमेटिकल फॉर्मूलेज है, मे इट बी न्यूटन रैप्सन मेथड, मे इट बी थिंग्स लाइक गॉसेस इंटरपोलेशन फार्मूला, राइट, ऑल दोज थिंग्स, ये सब जो चीज़ें हैं, ये बनाने से पहले हमें बेसिक समझना जरूरी है, राइट। और ये जो नंबर कन्वर्जन है, सबसे छोटी चीज थी, जो एक ही तरीके के इनके फ्लो चार्ट बनते हैं, एक तरीके के एल्गोरिथम बनते हैं, तो इट्स इजियर फॉर यू टू ग्रास्प कंसेप्ट्स। तो इसमें आपने कंडीशनल लूप्स, इसमें आपने डिसीजन स्टेटमेंट सब समझ लिया, राइट। आगे हम जो लेक्चर्स लेंगे, हम उसमें वो सब चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। और आई होप कि आपका इस लेक्चर के बेस पे इतना स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा व्हेन इट कम्स टू एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स, कि जब हम उन कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे जाने की कोशिश करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। दैट बीइंग सेड, I know कि it could be a little daunting when you first look at codes if you have never looked at it, and given हम यूपी एस्पिरेंट से बात कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड कि हो सकता है आप में से कई लोगों ने पहले प्रोग्रामिंग नहीं की हो, आपने नहीं देखी हो। इट डज लुक डॉन्टिंग एट स्टार्ट, बट आप जैसे देख रहे हैं कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, राइट। इतना भी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, इट्स वेरी इजी। All you need is some time and some effort, and it's pretty easy. If you have any question, any doubt, please feel free to comment. Please feel free to give details of where exactly you are facing doubts. If there are things which I am presuming, given my background, please feel free to highlight that as well. तो मैं उन चीज़ों को बेटर करके आपके लिए उसको और पैलेटेबल बनाने की कोशिश करूँगा। दैट बीइंग सेड, दैट्स ऑल फ्रॉम मी टुडे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई क्वेश्चन है, प्लीज फील फ्री टू कमेंट। ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।